अच्छा बच्चों, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। अब मुझे ये बताओ कि कल की आप लोगों को समझ लग गई थी? मैं कुछ एमसीक्यूज पूछ लूं? ओके चलो, मैं कुछ एमसीक्यूज पूछ लेती हूँ। चलें जी। बुक्स जरा बंद कर दो आप लोग। ओके। हाँ जी। फैटी फूड लिया है एक बंदे ने, ठीक है, और कौन सा उसका वो स्टिमुलेट होगा हार्मोन, जीआई हार्मोन आफ्टर सीसी फैटी के फूड? सीसी के साथ। कोलिसिस्टोकाइन। ओके ठीक हो गया। ऑरल ग्लूकोज है उसने ली, अब कौन सा उसका स्टिमुलेट होगा? गैस्ट्रीन अच्छा, कोई और ऑप्शन? सोमैटोस्टैटिन नहीं होगा मैम इसका? अच्छा, सोमैटोस्टैटिन कह रहे हो, ठीक है। और कोई ऑप्शन जीआईपी। है? जीआईपी, ये किस डॉक्टर ने जवाब दिया? ग्लूकोज डॉक्टर लीना। डिपेंडेंट इंसुलिन डॉक्टर लीना, शाबाश। पेप्टाइड। जी, जी, चलें डॉक्टर साहिबा दोनों फीमेल, डॉक्टर लीना पहले और फिर डॉक्टर मैमूना, दोनों के लिए क्लैपिंग्स है, ठीक है, शाबाश। ठीक है, ये कल जिस पॉइंट पे आप लोग फँसे भी थे ना, कि ग्लूकोज़ जाएगा फिर वो इंसुलिन की रिलीज़ को कराएगा, ठीक है, वो जीआईपी से रिलेटेड था। अच्छा, इंसुलिन की जोन-सी है रिलीज़, उससे रिलेटेड आता है एक एमसीक्यू, उसमें सेक्रेटिन और सीसी की अगर ऑप्शन में, तो आप किसको पिक करोगे? सिक्रेटिन सेक्रेटिन, ठीक है, ये कोई ना आपकी फर्स्ट सॉरी डबल ए के कोई पॉइंट है। अच्छा, गैस्ट्रो के एमसीक्यूज़ डबल ए से लाज़मी करना, ठीक है, वो मिक्स कर जाते हो एक्शंस को, उधर से लाज़मी करना। ये अपने कल मैं आप लोगों के डबल ए के एमसीक्यू एंड पे थोड़ा-सा सुनूँगी। अच्छा जी, पैंक्रियाज़ की सिक्रीशंस कैसी होती हैं? अल्कलाइन, एसिडिक? अल्कलाइन। ओके, ठीक हो गया, अल्कलाइन, ठीक है। और अल्कलाइन। डिडेनम की? अल्कलाइन होती है वो भी। ठीक है, और वहाँ से कौन से सेल्स रिलीज़ कर रहे होते हैं और क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं ड्यू टू अल्कलाइन सिक्रीशन? सिक्रेटिन आता है ड्यूडेनम से, एस सेल से, और शाबाश, इसके शाबाश। अलावा के सेल से ग्लूकोज और डिपेंडेंट केटल मोनोट्रोपिक पेप्टाइड। और ठीक हो गया। जीआईपी भी। हाँ जी, वही ग्लूकोज़ डिपेंडेंट जीआईपी, ठीक है। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ कि गैस्ट्रिन सिक्रीशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट? ऑप्शंस दूँ? या यस रफ़ी की जी मैम। लाइन याद है? ठीक है, अल्कोहलिज़्म, नॉन अल्कोहलिज़्म? अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। शाबाश, अल्कोहल से शाबाश, मैम। शाबाश। ओके, गैस्ट्रिन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है? डिक्रीज। डिक्रीज इंक्रीज़ वाले कौन है, डिक्रीज़ वाले कौन है? गैस्ट्रिक डिक्रीज एम्पटिंग होता डिले कराता है। है। नहीं, गैस्ट्रीन जो गैस्ट्रिक है वो एम्पटिंग ज्यादा करता है, करता है, ज्यादा करता है। ज़्यादा करता है, ठीक है। अब सिनेरियो सुनो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोटिलिटी, secretion and emptying through the activation of the pump, relaxment of the pylorus and increase the lower गैस्ट्रीन esophageal sphincter pressure? गैस्ट्रीन अब आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि रट्टे लगाए हुए हैं, लेकिन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रेशर को ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी आप लोगों का हो गया। नहीं, गैस्ट्रीन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर? अच्छा देखो, गैस्ट्रिन इंक्रीज करेगा। हाँ, इंक्रीज करता है, सॉरी, ठीक है मैं। हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी, ये एमसीक्यू है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर इज बाय व्हिच हार्मोन? वेसो एक्टिव इंटरसेमी पेप्टाइड। मेटोस्टेटिन। अच्छा, ये वीआईपी, वीआईपी किसने बोला है? वीआईपी भी हो सकता है, सोमेटोस्टेटिन भी हो मैम सकता मैंने डॉक्टर मैमूना। अच्छा, डॉक्टर मैमूना, शाबाश। अच्छा देखो, इस वक़्त मैं आप लोगों को कल के पॉइंट्स बोल रही हूँ, ठीक है? उससे रिलेटेड आंसर्स, क्योंकि कल आपने रिसेंटली अभी किया। अच्छा जी, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स को कौन करता है?
मोटिलिन, ओके, शाबाश। HCl कम होगा तो किस चीज़ की डाइजेशन एब्नॉर्मल होगी? प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, माउथ में या माउथ के अलावा नीचे स्टमक में? स्टमक, स्टमक Stomach. ठीक है। और माउथ में क्यों नहीं होंगे? माइलेज साइबा? कार्बोहाइड्रेट होता है हाँ एंजाइम हाँ, नहीं होगा, मेनली तो माइलेज ही होगा। पेप्सिन एंजाइम नहीं है। रिस्पांसिबल है ना प्रोटीन डाइजेशन। एंजाइम हाँ, एंजाइम, बेसिकली एंजाइम नहीं है। अच्छा चलो, pancreatic enzyme, chief pancreatic enzyme responsible for protein digestion is what? Trypsin? Trypsin, trypsin, Chemotrypsin? trypsin, शाबाश। trypsin, active form is trypsin, ठीक है। अच्छा जी, वो हार्मोन जो कि इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को और डिक्रीज करता है स्टमक की मोटिलिटी को, सीसीके पीसीके, ठीक है। और जो दोनों को इंक्रीज कर रहा है वो, गैस्ट्रिन और जो दोनों को डिक्रीज कर रहा है वो, क्रिएटिन शाबाश। अच्छा जी, हाँ जी। जब वेगोटमी होगी तो जो एसिड है, ठीक है, उसका रिलीज को क्या होगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? जाएगा। कम हो जाएगा। वेगोटमी हो जाएगा कम मैम। होगा वेगोटमी, वेगोटमी, अच्छा। कम होगा और गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, कम होगी? अच्छा मैम, ये डिपेंड करता है कि डिले। विगोटमी ट्रंकल है या फिर वो है दूसरी है। ठीक है, या ओके, तो सिलेक्टिव। जी, तो जो हाँ जी, थ्रेसिक होगी उसमें गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम हो, उसमें सॉरी एसिड प्रोडक्शन कम होगी, और जो ट्रंकल है उसके अंदर हमारे पास जो एम्पटिंग है वो कम होगी। ये मैम आप क्लियर करें, ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर जो हबीब है ना। जो ट्रंकल वेगोटमी है ना, उसमें बेसिकली आपके पास बेसिकली सारा का सारा ट्रंक उड़ रहा है, ठीक है। जब आप वो करते हो ना तो फिर आपको डॉक्टर हबीब जरा एक दफा फिर रिपीट करना, ये जो आपने एंड पे पॉइंट बताया था। जी, हमारे पास ना विगोटमीज दो हैं, एक है जी थोरेसिक, जी एक है ट्रंकल। जी जी, तो अगर थोरेसिक हो तो उसके अंदर जो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन है वो कम होगी, और ट्रंकल के अंदर गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले होगी। एक में एसिड है, एक में गैस्ट्रिक के कंटेंट्स की एम्पटिंग है। अच्छा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिलेड है आपकी ट्रंकल में, ठीक ट्रंकल है। में एक उसमें, हाँ, एक है आपके पास सिलेक्टिव वेगोटमी, ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले नहीं होती, ठीक है। ये मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट कराती हूँ, अभी सिर्फ इधर तक ही याद रखो कि जो आपकी ट्रंकल है ना, पूरा का पूरा जो वेगल ट्रंक उड़ रहा है, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों जा रही हैं, ठीक है, वहां पे आपके पास डिलेइंग हो रही है गैस्ट्रिक एम्पटिंग, क्योंकि जो आपका एसिड है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जब आपका एसिड प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। और जबकि आपके पास जोन सी है ना सिलेक्टिव वेगोटमी, उसमें लोअर पोर्शन जोन सा है ना उसकी हो रही होती है, उड़ रही होती है, तो वहां पे एसिड प्रोडक्शन लाइक कंपैरेटिवली, ठीक है, तो उसमें गैस्ट्रिक एम्पटिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। ये भी हम करते हैं, कोई इशू नहीं है, मैंने वो लगाया हुआ, देख लेते हैं। अच्छा जी, सोमेटोस्टेटिन इन पेंक्रियाटिक फिस्टुला, तो ये क्या करेगा? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ इनहिबिट रही। करेगा सी। अच्छा, सबको नहीं आ रही? मैम आ रही है। मैम आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। वो सिक्रीशन को कम करेगा। सिक्रीशंस को कम करेगा, ठीक है। और लैप्टिन क्या करता है एपेटाइट को? मैम वो एपेटाइट को कम करता है, ग्रेलिन बढ़ाता है। अच्छा जी, और ग्रेलिन ठीक हो गया। और वो सिंड्रोम कौन सा था जो वो आपको प्रेडर बताया मिला है, था? प्रेडर मिला उसमें है। क्या होता है, भूख ज्यादा लगती है, कम लगती है? वो ग्रेलिन ज्यादा मैम इंक्रीज ज्यादा हो हो जाता जाता है है, ग्रेलिन। हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा हो जाता हाँ जी, तो भूख ज्यादा लगेगी। ये अच्छा कौन जी, वो सा कौन सा सिंड्रोम ड्रग है जिसके रिसेप्टर्स नहीं होते? सॉरी, है। क्या मैम? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, वो कौन सा ड्रग है जिसके रिसेप्टर्स नहीं है, ठीक है, दैट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जो डायरिया करता है वो कौन सा ड्रग है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो हाइड्रो, हाँ जी, और जो कॉन्स्टिपेशन करता है वो, अमोनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर कितने कॉमन होगा? ड्यूडिनल ड्यूरिनम में। मेरा क्वेश्चन क्या था? गैस्ट्रिक अल्सर लेसर मैम गैस्ट्रिक कर्वेचर अल्सर पे। क्या आपके क्वेश्चन है? लेसर गैस्ट्रिक कर्वेचर। अल्सर तो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे जी होगा। मैम।
ये डॉक्टर आन ने ना डॉक्टर हबीब की क्लियर आवाज़ ही दूसरे भी थे एक, इनका ना अब गैस्ट्रिक अल्सर जो-सा ना ड्यूडेनम में मिला करेगा। अच्छा चलो, मैम आपकी आवाज़ तो जो है ना वो ब्रेक अच्छा होके आ रही है ना, समझ नहीं आ रही। आखिरी वाला हमने डॉक्टर सुना। डॉक्टर काशिफ ये आपकी आवाज़ मुझे लगता है जस्ट आपको इश्यू है, बाकी तो ठीक कह रहे हैं। मेबी मेरा नेटवर्क ठीक नहीं होगा। हुँ, ड्यूडेनम भी ठीक नहीं है आपका। चलो ओके, ओके। तो लेसर कर्वेचर एंट्रम और कौन-सा पार्ट होता है वो बता दो मुझे? एक एक टर्म है उस लफ्ज़ की। मैम लेसर कर्वेचर पे होते हैं, और मतलब अगर एंट्रम आए तो हम एंट्रम भी लगा सकते हैं, लेकिन लेसर कर्वेचर इज बेटर देन एंट्रम। अच्छा, स्टमक एनाटमी कराऊँगी ना, फिर मैं उधर एक लफ्ज़ बताऊँगी वो देखना। आर्टरी कौन-सी रोड करेगी बच्चों? लेफ्ट या गैस्ट्रिक डॉक्टर उसामा। इंस्यूसरा एंगुलर यस, एंगुलैरिस ठीक है, ये डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर उसामा ने जवाब दिया, ठीक है? फिर हमारी डॉक्टर लीना ने, ठीक है? इंसिसुरा एंगुलैरिस ठीक है? ससुरा नहीं कह देना, इंसिसुरा एंगुलैरिस ये बेसिकली एंट्रम और जहाँ पे बॉडी ऑफ द स्टमक मीट करती है ना, वहाँ पे लेसर कर्वेचर के ऊपर आपका पार्ट होता है। हम एनाटमी करेंगे, उसमें देखेंगे। अच्छा चलो, तो कौन-सा मैलिग्नेंट नहीं होता? ड्यूडेनल बेनाइन होता है। ओके, ओके, ओके। अच्छा ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम इसमें कौन-सा ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं होता? H2 blocker. H2 blocker. H2 ठीक है, blockers. इसमें किस चीज़ का एक्सेसिव रिलीज़ हो रहा होता है? HCl Gastrin. ठीक, गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिन क्या रिलीज़ कर रहा होता है? HCl गैस्ट्रिन जाके एक्ट करता है ठीक है। पेरिस्टल्स पे, वहां से एसिड रिलीज होता है। ओके, अच्छा जी, एस्पिरिन शुडन्ट बी गिवन इन व्हिच डिज़ीज़? अल्सर ऑप्शन Gastritis. Peptic ठीक ulcer है, disease. ओके और एनसेड्स? वो भी Gastric ulcer. कॉन्ट्राइंडिकेट भी नहीं दे सकते। ओके, एनसेड्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है अल्सर्स के अंदर? मैम बेसिकली ये COX-2 इनहिबिटर 1 इनहिबिटर है। COX-1 और COX-2 दोनों ही करते हैं बेसिकली, एक होता है सिलेक्टिव, एक होता है नॉन सिलेक्टिव। जी। अब ये देख लेना मुझे सॉरी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ठीक है। अब एक एस्पिरिन के साथ था और एक था आपके पास इसके साथ एनसेड्स के साथ। अब मुझे ये याद मैम नहीं है क्या। इसमें जो ना एस्प्रिन वो रिवर्सिबल रिवर्सिबल करवाती है, बाकी जितने भी वो है ना एनसिड वो सारे रिवर्सिबल हैं। ओके, फिर भी डॉक्टर वकास अगर आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो कि मुझे कंफर्म नहीं है तो ये ग्रुप में एक दफ़ा भेज देना, ये चीज़ भूल जाती है एंड पे ठीक है। अच्छा जी, और ये पूछता है वो ठीक है। हाँ जी, किसका पेन मील के साथ बढ़ता है? पेप्टिक हाँ, उसका पेप्टिक गैस्ट्रिक का गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक अच्छा, पेप्टिक की डॉक्टर सामा पेप्टिक में गैस्ट्रिक और डिडोनल है, ठीक है? डी से डिडोनल, डी से डिक्रीज़, जी से गैस्ट्रिक, जी से ग्रेट, ठीक है? तो ग्रेट लाइक भूख से बढ़ेगा और डी से डिक्रीज़ लाइक कम होगा, ठीक है? उसके साथ मील के साथ। अच्छा चलो ये हो गया आप लोगों का। ब्लीडिंग, पेन कहाँ तक किए थे कल आप लोगों ने पॉइंट्स? बुक खोल लो ज़रा। पेज नंबर है आपका 87 यही पेज है? भाई कोई बता दो मुझे। वो मेरे पास तो 13 एडिशन है, ये डॉक्टर यही अरूज पेज ने है कल 14 का। 87 96 एमसीक्यू स्टार्ट करना है। अच्छा 96 स्टार्ट करना है। अच्छा बच्चों ये देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक चीज़ दिखा देती हूँ, फिर हम उस लिहाज से कर लेते हैं। अभी आज आप लोग एग्ज़ॉस्टेड भी बहुत ज़्यादा हो। ये बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी है गट की, ठीक है? जिसमें डेरिवेटिव्स हैं। फिर इसकी हिस्टोलॉजी है जिसमें आपके पास मेंटारिक वगैरह प्लेक्सिसेस हैं, ठीक है? फिर ये आपके पास प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक क्योंकि ये सब पढ़ा जस्ट एक रिवीजन होगी, ठीक है? फिर एसोफेगस की सारी डेवलपमेंट, उसकी डिजीज़ेज़, उसकी पैथोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, ठीक है? फिर पोर्टोसिस्टेमिक शंट कहाँ-कहाँ होता है वो, ठीक है? कुछ एडिशनल पॉइंट है जैसे ये आपके टीयर्स हैं, ठीक है? ये गैस्ट्रो के। आप क्योंकि न्यू पैटर्न है कोई पता नहीं वो लाइक आगे पीछे कुछ पूछ ले। बैरेट्स एसोफेगस में बेसिकली कैसे मेटाप्लेज़िया होगा ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब आप लोग किस तरह पढ़ने चाह रहे हो आज, ठीक है? सुबह से लेके अभी तक क्लासेस चल रही हैं। तो सिर्फ़ रफ़ी पॉइंट्स करा दूँ या पहले इस तरह स्टार्ट कराऊँ?
क्या करें? मैम आई गेस अभी सिर्फ रफी पॉइंट्स करवा दे क्योंकि पहले ही लेक्चर्स बहुत लंबे थे, सैचुरेटेड हो गए हैं बस। ठीक है। जी हाँ मैम जी, सब रफी डॉक्टर पॉइंट्स साहब करवा के दें। जी जी रफी करवा दें ओके। और हाँ, एमब्रियो सही है। मैम कल करेंगे लेकिन फर्स्ट मैम टाइम आपने ना एमब्रियो भी करवानी है, वो अभी तक नहीं की। मुझे पता है डॉक्टर हबीब, यही मैं कह रही हूँ, लेकिन चलो वो कह रहे हैं कि आज हम सैचुरेटेड ज़्यादा हो गए हैं तो कल कराऊंगी मैम। मैं वो एम्ब्रियोलॉजी। कल मैं अपनी क्लास पहले ही रखूंगी। क्या तो बहुत ही बुरा सीन है यार, आप लोग इस टाइम तक तो बिल्कुल थके हुए होते हो। अच्छा मुझे बताओ मॉर्निंग में फिजिबल किसको है, लाइक 3 o'clock अगर मैं कराऊं तो? जी मैम ओके। मैम नहीं, करवा दें, सबसे ठीक पूछ है रही हूँ। करवा दें मैम ठीक 3 है, और o'clock 3:30 कर लें। 3:30 कर लूँ? डॉक्टर वकास आधे जी घंटे मैम। में आपने क्या करना है? मैम वो ड्यूटी से आते आते भी टाइम लग जाता है बास टाइम मैम, खाना भी खाना होता है, हम कौन सा मुजाहिद है जो अच्छा जंग पे अच्छा। निकले हुए हैं। ठीक है ओके। चलो ओके, इतना जुल्म नहीं करते हम। चलो आज पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है? पता है मुझे फीवर था और मैं फीवर करके तो ये सारे पॉइंट्स बना के मैंने कहा बच्चों का हर्ज नहीं होना चाहिए, कल भी मैम इसीलिए हमें छुट्टी ये मारी पता थी। था कि आप शहर से बाहर गई थी घूमने फिरने। नहीं एक्चुअली थोड़ा घूमने फिरने नहीं, कल वैसे बर्थडे थी बहन की, थोड़ा सा घूमने फिरने गई थी, ज्यादा नहीं। वो भी टाइम पे मैं आ गई थी, बट ऑब्वियसली अब मैंने डॉक्टर अरूज को कहा था तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा उन्हें कहना कि क्लास लेनी है, ठीक है? चलो अच्छा जी। विच ऑफ फॉलोइंग कॉजेज क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड ड्यूडेनल अल्सर? देखो बच्चों क्रॉनिक सॉरी क्रॉनिक जो गैस्ट्राइटिस है उसमें, और जो आपके पास है ना अच्छा ठीक है, मैं उसे कह देती हूँ। अच्छा क्रॉनिक एट्रोफिक वो ना मेरे साथ सबसे ज़्यादा ना सैक्रिफाइस वो करती है, इधर मैं पढ़ा रही होती हूँ, उधर वो सुन रही होती है और बेचारी जागती रहती है। तो दुआएं उसको दो और वो भी आपको देगी। अच्छा क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है? एक्चुअली इसमें क्रॉनिक और एक्यूट दो आई, वो हम कल पढ़ेंगे। तो जब डिडनल अल्सर इसके साथ आएगा तो एच पाइलोराई, और ये लीड्स टू व्हाट? ये नियोप्लास्टिक लाइक मेटाप्लेजिया करके, तो ये कार्सिनोमा भी डेवलप कर सकता है। एच पाइलोराई किस तरह की नेचर है, ग्राम नेगेटिव है पॉजिटिव है? ग्राम नेगेटिव। हाँ जी ग्राम नेगेटिव रॉड्स। कभी एमसीक्यू में फंस जो आपको अगर पता है ना, नेगेटिव भी है और रॉड्स भी है, ठीक है? यूरिएज प्रोड्यूस करता है, यूरिएज पॉजिटिव, ठीक है? लैक्टोज फर्मेंटिंग है नॉन फर्मेंटिंग है? नॉन फर्मेंटिंग। नॉन फर्मेंटिंग। अच्छा इसका मैंने यूं किया था, नेगेटिव था लैक्टोज, ठीक है? और आई से क्या था, ऑक्सीडेज था, इंडोल था शायद। इंडोल हाँ वही ठीक है होता है। नेगेटिव। एंडोल ये है सारा हाँ। एक एमसीक्यू, हाँ जी ये आता है इसके साथ, ठीक है? लैक्टोज फर्मेंटिंग है नॉन फर्मेंटिंग है, इसको कंफर्म करो। फर्मेंट्स लैक्टोज बच्चों, लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है? तो ये आपने लॉइन याद रखना है, LION, ठीक है? लैक्टोज इंडोल और ऑक्सीडेज, ठीक है? ये नेगेटिव रॉड जोन्स है। और दूसरा होता है प्रोटियस, प्रोटियस के साथ आता है यूटीआई की हिस्ट्री, वो नॉन लैक्टोज, ठीक है? इस तरह से आता है। ये दो एमसीक्यू आपके यूटीआई से आते हैं। यूटीआई में क्या होता है, सेप्सिस, ठीक है? ये एक एमसीक्यू आता है। अच्छा चलो, इन इंक्रीज परमिएबिलिटी, तो यूरियस और इंक्रीज परमिएबिलिटी टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा टू हाइड्रोजन आयन रिजल्टिंग इन बैक डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद इंजरी टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा। हाँ जी बेसिकली होता क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी हो रही होती है, ठीक है? तो वो इसका मैकेनिज्म है सारा ये इस ऑर्गेनिज्म का। कॉलोनाइज मेनली एंट्रम ऑफ द स्टमक, तो कहाँ पे कॉलोनी फॉर्म करते हैं, एंट्रम ऑफ द स्टमक, इसको जरा हाईलाइट कर लो, एंट्रम। अच्छा जी, कॉजेज गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर स्पेशली डिडेनम, ठीक है? डिडेनम। रिस्क फैक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीजेस गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा किधर होता है बच्चों, मुझे ये बताओ। लोअर वन एसोफेगस में। थर्ड। हाँ ये लोअर वन एसोफेगस में। थर्ड स्टमक ऑफ और इट। लोअर वन थर्ड एसोफेगस। लोअर 1/3, क्योंकि वहां पे क्या है आपकी वो मेटाप्लीजिया होती है। हाँ मेटाप्लेजिया। नॉर्मल क्या होती है एसोफेगस की आपकी, वो क्या कहते हैं एसो वो स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन स्क्वेमस एपिथेलियम। नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। केराटिनाइज। नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बट ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है बच्चों, ये जो स्टमक है जो एसोफेगस है, ये डायाफ्राम से किस ओपनिंग से आ रही होती है?
10th open sir. 10 10 10 ठीक है। and 9. और जो ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये जंक्शन है, ये कौन सा होता है पॉइंट? T11 ठीक है, ये वाला। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, यहाँ पे आपके पास कलमनर एपिथेलियम स्टार्ट हो जाती है। अगर इफ इट इज लाइक 2 सेंटीमीटर तो ये नॉर्मल है, और अगर ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगी, ये स्क्वेमस पे भी आ गया, तो ये फिर आपके पास मेटाप्लेजिया होगा ये। ठीक है, मेटाप्लेजिया की कॉज मेन क्या है? बैरेट एसोफेगस। बैरेट्स भी हो गया, ये करेगा आपके पास एच पाइलोराई करेगा, जी जी ठीक है। मैम। लेकिन हाँ ठीक है, ये 2 हो गए। चलो आगे अभी। अच्छा जी, व्हाट इज माल्ट लिम्फोमा? लिम्फोमा में ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? ये ठीक लिखा है कि नहीं बच्चों? अच्छा चलो देख लेते हैं। इसको बी सेल इन्वॉल्व करते हैं, 11 और 18 इसकी ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। ये एच पाइलोराई से एसोसिएटेड है, तो इट लीड्स टू गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा एंड माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। ये 2 चीजें करेगा रिस्क, ठीक है, इसका ई कोलाई का। अब टेस्ट कौन कौन से करोगे अपने बैक मार्ट नॉलेज से बच्चों, लिम्फोमा बताओ जी। मार्ट लिम्फोमा का बताओ मैम, ये क्या? जी बताओ। मतलब मार्ट लिम्फोमा का मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बताओ ये क्या है? मुझे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है। अच्छा, डॉक्टर क्या नाम है, इसरार है, कौन है? मैं जाकिर। अच्छा, डॉक्टर जाकिर, ऐसे है कि माल्ट लिम्फोमा जो है ना, लिम्फोइड्स को मतलब बेसिकली लिम्फोमा होता क्या है? लिम्फोइड टिश्यू को जो इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होंगे, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड। तो गट की म्यूकोजा होती है, मुझे लाइनिंग बताओ जरा गट की क्या क्या है? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और फिर सेरोजा। मस्कुलरिस कौन सा? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर एक्सटर्ना या प्रोप्रिया? मस्कुलर प्रोप्रिया, इंटरना एक्सटर्ना भी होता है और प्रोप्रिया भी है। इधर कौन सा आएगा? प्रोप्रिया। और फिर एडवेंटिशिया या सिरोजा। अच्छा, ये जो आपका है ना म्यूकोजल लेयर, इसके अंदर फर्दर क्या है? एपिथेलियम है, आगे मस्कुलरिस, ये जो आप प्रोप्रिया कह रहे हो, दूसरा क्या है? एक्सटर्ना, और तीसरा क्या है? लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो ये जो म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता है ना, ठीक है, म्यूकोजल एसोसिएटेड, तो लिम्फोइड टिश्यू, इसका जब होगा ना ट्यूमर, तो दैट इज लाइक माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को। उनमें से एक आपका ये जो है जीआई सिस्टम है, ठीक है। इसमें बेसिकली बी सेल्स की बी सेल लिम्फोइड सेल, जैसे हमने कहा ये लिम्फोइड टिश्यू को, तो ये इसकी प्रोलिफरेशन कराएगा। प्रोलिफरेशन बी नॉर्मली तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो ये जो होते हैं इसमें फिर हेल्पर टू या साइटोकाइन सेल्स, जो कि साइटोकाइंस किलिंग लाइक कैंसर कॉजिंग होते हैं, कैंसर के अगेंस्ट होते हैं, या नॉर्मल इन्फ्लेमेशन के भी अगेंस्ट होते हैं, बताओ। हमने पढ़ा था ना, एक CD8 होता है, एक CD4 होता है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ जी, मुझे बताओ कि जी। आपके पास जो सेल्स हैं, T सेल्स हैं, उनमें कौन कौन से सेल्स हैं? हेल्पर है, दूसरा नेचुरल किलर है, तीसरा क्या है? साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक है। साइटोटॉक्सिक है जी, वायरस के अगेंस्ट नेचुरल किलर वगैरह, ठीक है। तो ये साइटोटाइप साइटोकाइंस हो गए, ठीक है। फिर ये ट्यूमर को इन्फिल्ट्रेट करेंगे और कॉज करेंगे माल्ट लिम्फोमा। ओके, बस इतना ही मैकेनिज्म काफी है डॉक्टर ओके ओके जाकिर। और जाकिर। इधर हाँ ओके ओके इंटरल्यूकिन, ओके ओके। ओके ओके, इसमें इंटरल्यूकिन 8 की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, ठीक है। इस पिक्चर से सिर्फ इतना ही जरूरी है, ये देखो ये इन्वेट कर रहा है, ओके। ओके ओके। अच्छा, और वैसे भी अब ये देख लो कि हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, हाई मैम ये सॉल्ट ग्रुप डाइट। में शेयर करें फिर ये क्या तस्वीरें। नाम है ये जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं, काशिफ होंगे जरूर, ठीक है। डॉक्टर काशिफ, मैंने ना ये पिक्चर्स के कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हुए, ये मैंने बस इंटरनेट से निकाल के तो लगा दिए हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ी देर रुक जाती हूँ, अब खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, तो क्लियर इसमें शो आपके नहीं पास हो रहा मैम।
अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा इसमें क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हाई सॉल्ट है, स्मोकिंग है, म्यूटेजेंस हैं, ठीक है, जो म्यूटेशन कॉजिंग है, ये डीएनए डैमेज करेगा, ठीक है, क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी होगी, तो म्यूटेशन की वजह से फिर फर्दर ये इंटरल्यूकिन 8 की इन्वॉल्वमेंट करेगा, ठीक है, और फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को लीड करेगा, ठीक है। तो ये सारा इसका कैस्केड था, जिसमें नॉर्मल गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ये एच पाइलोराई आया, इसने सुपरफिशियल क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कराया, फिर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस प्लस माइनस इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, इफ मेटाप्लेजिया, फिर डिस्प्लेजिया, ठीक है, जिसमें एनसी रेशो, प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है, और ये सारे फीचर्स आते हैं, पोलैरिटी वगैरह, ठीक है, चेंज करता है। फिर कार्सिनोमा जब वो इन्वेड कर जाएगा, ठीक है, तो एडिनो कार्सिनोमा, ये इसके मैकेनिज्म है, ठीक है। और फर्दर नीचे भी ये जो लिम्फोमा वगैरह का वही सारी बात की हुई है कि किस तरह माल्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 8 को इन्वॉल्व करके म्यूकोजल डैमेज करके, तो एच पाइलोराई से रिलेटेड है, तो एडिनो कार्सिनोमा एंड माल्ट लिम्फोमा। क्लियर हो गया? चलो अच्छा जी, टेस्ट सीरोलॉजी, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन सीरोलॉजी से रिलेटेड आता है, क्या होता है कि जब कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर क्या कराओगे, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होता है, याद है किसी को वो सीपीएचपी का एसके सीरीज में, तो उसमें सीरोलॉजी आता है। अच्छा एच पाइलोराई एंटीबॉडीज टेस्ट है, ठीक है, एंटीबॉडीज का टेस्ट करोगे, चीपेस्ट टेस्ट बट कैन नॉट कंफर्म एरेडिकेशन एज एंटीबॉडी स्टे डिटेक्टेबल अप टू 18 मंथ, तो कब तक पॉजिटिव रहेंगी, 18 मंथ्स तक, तो इसलिए ये आपको ठीक से रिजल्ट्स नहीं देगा। व्हाट इज यूरिया ब्रेथ टेस्ट? यूरिया ब्रेथ टेस्ट में बच्चों क्या होता है? ये एच पाइलोरी की पाइलोरी वजह के से लिए करवाया यूरिएज जाता है। बनता है। क्या होता है? क्या मिलता है बच्चों, मतलब ब्रेथ करते हो तो फिर क्या होता है? यूरिया उसका एच पाइलोरी के लिए करवाया जाता है। उस यूरिया उसमें यूरिया में कोई एक चीज डिटेक्ट की जाती है, एग्जैक्टली वन कार्बन याद नहीं आ डाइऑक्साइड रहा और है। अमोनिया, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जब आप एक कंटेनर में ब्रेथ करते हो, 15 मिनट बाद दूसरे कंटेनर में ब्रेथ करते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है कि यूरिया को अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो उसमें आपको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें इसका कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ये होता है आपका यूरिया ब्रेथ टेस्ट। अच्छा चलो, तो मोस्ट एक्यूरेट नॉन इन्वेसिव टेस्ट, हाउएवर पीपीआईज कैन कॉज फॉल्स नेगेटिव, सो दे शुड बी स्टॉप्ड 14 डेज बिफोर द टेस्ट। तो इस टेस्ट का प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपने 14 डेज पहले, 2 हफ्ते पहले यूरिया ब्रेथ टेस्ट से तो स्टॉप कर देने क्या, पीपीआईज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज डॉक्टर आयशा जब करा रही थी तो उन्होंने क्या कहा था, 7 दिन पहले क्या खत्म करनी है? एस्पिरिन। 7 से 9 एस्प्रिन दिन मैम, वो एस्पिरिन। एस्प्रिन का 7 to था, 9 days पहले। प्री ऑपरेटिव। हाँ जी, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन। इधर सेकंड डे पे क्या करोगे? लिथियम था शायद, हाँ जी, अभी मुझे लिथियम था। लिथियम, ठीक है, ये इसको हम पता नहीं कैसे याद करते थे, कोई निमोनिक था, तो 1 हफ्ते पहले आपने एस्पिरिन, 2 हफ्ते पहले आपने लिथियम बंद करनी है, 21 डेज पहले, लाइक 3 वीक्स लाइक 3 लेटर माओ, ठीक है, फुल फॉर्म देख लेना, 28 दिन जो लाइक 4 हफ्ते, तो इसमें लाइक ओसीपीज आप 21 डेज और प्लस 7 आयरन वाला, तो ये 4 वीक्स, ठीक है, ओसीपीज ये हो गया। अल्मी से मैम, आलमी, ALME। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ओ ओसीपी, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा फीकल एंटीजन टेस्ट, ठीक है, फीकल एंटीजन टेस्ट हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, तो अगर सेंसिटिव और स्पेसिफिक बच्चों ये टेस्ट इधर से ही आते हैं, वो कहेगा कि सीरोलॉजी के साथ फिर वो एंटीबॉडीज, यूरिया ब्रेथ कितने दिन पहले अगर छोड़ देते हो तो कौन सा टेस्ट होगा, उसमें क्या बढ़ेगा, ठीक है, अगर आप ये पढ़ के जाओगे डिटेल्ड, जस्ट सर्च किया करो। मैंने अपने टाइम पे ये कुछ नहीं पढ़ा था, आप लोगों के लिए सब कुछ किया है, क्योंकि पता है आप लोग सोचते हो, लेकिन सोचने के अलावा कोई पॉइंट रह जाए फिर पूछो, नहीं होता खुद सर्च करो। अच्छा फीकल एंटीजन टेस्ट में हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, तो ये एक एमसीक्यू है, कैन कंफर्म
इरेडिकेशन विद 90% एक्यूरेसी, ठीक है, तो 95% एक्यूरेसी है इसकी, मेकिंग इट सूटेबल फॉर फॉलोअप। तो फॉलोअप के लिए भी आपके पास एंटीजन टेस्ट है, कितना परसेंट एक्यूरेसी है? 95। जैसे वो फॉलोअप के लिए पूछता है आपका HIV के पेशेंट्स का, एड्स का, बच्चों उसमें क्या फॉलोअप है HIV में? CD4 cells. CD4 CD8 count CD4, ठीक है, CD4। अच्छा चलो, एंडोस्कोपिक बायोप्सी, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है एंडोस्कोपिक बायोप्सी। बायोप्सी किसकी और गोल्ड स्टैंडर्ड है बच्चों? Wilson's ट्यूमर के लिए disease. विल्सन, ठीक है, ट्यूमर तो है लेकिन उसमें फिर फर्दर ट्यूमर को निकाल कर विल्सन में आपकी बायोप्सी इज डेफिनेटिव, ठीक है। अच्छा, रैपिड यूरिएज टेस्ट, ठीक है, तो प्रोवाइड क्विक रिजल्ट बट मे गिव फॉल्स नेगेटिव इफ PPI और एंटीबायोटिक का बीइंग यूज, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, ठीक है, तो कल्चर के लिए कितना टाइम चाहिए होता है बच्चों? डिपेंड करता है ना कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हेल्प आइडेंटिफाई बेस्ट एंटीबायोटिक्स फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। अच्छा, अब मैं नीचे से क्वेश्चन पूछ लूं? चलो बुक बंद कर जी दो 2 मिनट सारे। चलो जी, कौन सा बैक्टीरिया है दैट इज कार्सिनोजेनिक? H. pylori. H. H. pylori pylori. ओके ओके, और कौन सा कार्सिनोमा करता है बच्चों? 2 नाम लो। Gastric एडेनोकार्सिनो carcinoma. मार्च लिम्फोमा Adenocarcinoma and Marfan Marfan lymphoma. lymphoma. मार्च RP लिम्फोमा और lymphoma. शाबाश 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 शाबाश। ओके, बाकी सारे वही हैं, ठीक है। ये सारे तो आप लोगों को आते हैं, ये नहीं पूछती, नीचे जाती हूँ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज H. pylori? ट्रांसलोकेशन क्या थी लिम्फोमा की? 11. 11 और 11 18. शाबाश। अच्छा, एक पेशेंट है, गैस्ट्रिक अपसेट है, बायोप्सी शो लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ऑर्गेनिज्म कौन सा है? H. pylori. H. pylori. अच्छा, ठीक है, अब आप लोगों ने निप्पल याद रखना, निप्पल। N से न्यूट्रोफिल्स, P से प्लाज्मा सेल, L से लिम्फोसाइट्स, निप्पल्स, ठीक है, तो NPL। अच्छा चलो, इसके बाद मुझे बताओ कि अल्सरेशन ऑफ स्टमक एंड duodenum इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म? H. pylori H. pylori. Okay, which one is the non-invasive test that confirms eradication of H. pylori after treatment? Urea Urea breath breath test. test. यूरिया ब्रेथ टेस्ट शाबाश 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 शाबाश। अब एंट्रल म्यूकोजा में पेशेंट के erythema में नो अल्सरेशन और मैसेज, बायोप्सीज आर टेकन माइक्रोस्कोपिकली, देयर इज क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक गैस्ट्राइटिस, तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा बच्चों? H. pylori. H. ठीक pylori. है, अब ये वो थे जो आप लोगों ने नीचे से मतलब मैंने सुने। आप मुझे ये बताओ कि एक पेशेंट है, हमने उसका यूरिया ब्रेथ टेस्ट करना है, तो उसकी प्री रिक्वेस्ट क्या है? हमने पेशेंट को क्या कहना है? PPI को 2 वीक पहले PPI को छोड़ stop करें. देना। स्टॉप करना है शाबाश पूरी शाबाश। Which test has 95% accuracy? Fecal Fecal ये antigen antigen. फीकल test. वाला फीकल ठीक है। एंटीजन Okay, which test is used as follow-up in H. pylori जो आपका अल्सर्स है? यूरिएज fecal antigen Fecal test antigen. fecal antigen test फीकल एंटीजन ही है, ठीक है। Fecal antigen. गोल्ड स्टैंडर्ड, हाँ जी, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या बच्चों? एंडोस्कोपी Endoscopic बायोप्सी endoscopy Endoscopic biopsy. biopsy. ठीक है। Which one is cheapest? urease breath test Serology. यूरिएज ब्रेथ Serology ma'am. सिरोलॉजी सिरोलॉजी। Stool और हम antigen. ये ओके, नहीं नहीं सिरोलॉजी बच्चे, और ये हम क्यों नहीं कराते? ये कब तक? फॉल्स नेगेटिव क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो डिटेक्ट होती रहती है ना फॉर अप टू 18 Until मंथ्स, तो इसलिए यस, शाबाश शाबाश डॉक्टर मेमूना। अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो लिथियम कौन से वीक में देते हो बच्चों? लिथियम 2 वीक 2 weeks 21 14 शाबाश। days. 14 देते हो या छोड़ 14 देते days हो? छोड़ देते छोड़ हो या 14 देंगे days देते हो? वाले लिथियम छोड़ते छोड़ हैं स्टॉप देते, करते हैं शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, ये देखो, H. pylori बेसिकली यूरियोज के ऊपर ये देखो इफेक्ट है, तो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब H. pylori के लिए हम ब्रेथ टेस्ट करते हैं, यूरियस ब्रेथ टेस्ट, तो ये यूरियस एंजाइम रिलीज कर रहा होता है, तो यूरिया को इसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, तो ये फिर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म था। और न्यूट्रोफिल्स के साथ बच्चों और क्या क्या होता है? लिम्फोसाइट्स और P से प्लाज्मा सेल, ठीक है, NPL। तो आपका न्यूट्रोफिल्स है, प्लाज्मा सेल्स है
और दूसरा क्या था? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, चलो ये हमने सारा एच पाइलोराई कर लिया। अब हम आ जाते हैं टर्मिनल इलियम। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के बारे में किसी को पता है कि किधर किधर क्या क्या एब्जॉर्प्शंस होती हैं? ड्यूडिनम में आयरन होता है, अच्छा, ड्यूडिनम में जो है वो फोलेट, जुजिनम में और के इलियम में जो है विटामिन B12। आयरन, फोलेट से फिस्ट, बी से ब्रो। अच्छा, और इसमें भी सीक्वेंस है। वाटर इज ग्रेटर देन, बाइल था या B12 था? बाइल। नहीं पता। बाइल, और फिर B12 है। ठीक है, ये सीक्वेंस है आपके इलियम का। ठीक है, वाटर, बाइल, B12। ठीक है, कभी वो बाइल B12 पानी पूछता नहीं है वैसे, लेकिन ये इस तरह आएगा। चलो, अभी पहले हम कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ कि ये जो आप लोगों का है बाइल, ये पूछ रहा है बाइल का। विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन सोडियम? ठीक है, बाइल एसिड को ट्रांसपोर्ट which recirculates bile acid to the liver, that is terminal ileum। 90% इलियम। तक, हाँ 90% तकरीबन बिलिरुबिन वापस जो आपका बाइल बेसिकली डिग्रेड करेगा, 90% चला जाएगा वापस, और फिर 10 में से कुछ परसेंटेज फीकल मैटर में और कुछ परसेंटेज आपके यूरिन में जाएगा। वो अब साइकिल कराना था, लेकिन आप लोग कह रहे हो पहले ये करा लो, तो वो सिंथेसिस हम कल करेंगे, साइकिल्स वगैरह। कॉम्पोजिशन क्या है बाइल सॉल्ट की? जी बच्चों, ये पढ़ो कोई। बाइल बाइल एसिड, एसिड प्लस हाँ जी, ग्लाइसिन और टोरिन। टॉरिन। अच्छा, इधर ये दोनों याद रखना है। ठीक है, ग्लोमेरुलर जो मतलब आपके पास कौन सी होती है? ग्रैनुलोमेटस। ठीक है, टीबी। ठीक है, तो ये क्या आपके पास? ग्लाइसिन, टी से टॉरिन और बी से बाइल एसिड। ठीक है, तो ग्लाइसिन की और टॉरिन के साथ बाइल एसिड कंबाइन कर रहा होता है, फिर वो फर्दर अपना कॉलिक एसिड, चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड वगैरह बना रहा होता है। ठीक है, फिर वो फर्दर जाकर सारी चीजें बन रही होती हैं, और साथ में ये वाले, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स, फिर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्टेरॉल होता है, बिलिरुबिन होता है। ठीक है, और इमल्सिफाइज व्हाट? लिपिड्स। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, तो ये है। फॉर्मेशन किस तरह? मेड बाय हेपेटोसाइट्स। हाँ जी बच्चों, हेपेटोसाइट्स डॉक्टर आयशा ने बताया था, कहाँ से बनते हैं? एंडोडर्म। एंडोडर्म। हाँ जी, एंडोडर्म। हेपेटोसाइट एंडोडर्म से। एंड कूफर सेल्स? Mesoderm. मेसोडर्म। मेसोडर्म। मीजोडर्म। मीजोडर्म। शाबाश शाबाश। बेसिकली कूफर सेल्स क्या है? Macrophages. मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। यॉर्क सैक के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फीटल मैक्रोफेजेस हैं वो ये होते हैं, फिर लिवर में आकर ये एज कुफर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, स्टोर्ड इन मैम हेपेटोसाइट्स एज कूफर सेल्स किससे बनते हैं? मीजोडर्म। 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 ओके, थैंक यू। ठीक है, जी। ही इज वेरी यम्मी। ठीक है, तो बेसिकली नहीं, कुछ गलत हो गया, रहने दो। स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, मेड बाय हेपेटोसाइट, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्या भला, किसकी बात कर रहे हैं हम इधर? बाइल। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स वगैरह, बाइल वगैरह हेपेटोसाइट्स बनाएंगे, और फिर स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। अच्छा, बाइल गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है? सीसी के। सीसी और के। स्फिंक्टर, ओके, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की कौन कर रहा है, या ऑडी जो भी प्रोनाउंस करते हो, रिलैक्सेशन? वीआईपी। वीआईपी। उसके अलावा उसके सीसी के, अलावा सीसी के का भी किसी के। रोल है उधर। ठीक है, हाँ जी। वो मैं अभी, हो सकता है अगर टाइम बचा तो मैं एंड पे एक सिर्फ डायग्राम बताऊंगी, आप लोगों का गैस्ट्रो का कॉन्सेप्ट उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो, तो बेसिकली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, फिर प्राइमरी बाइल एसिड्स बनेंगे, फिर सेकेंडरी बाइल एसिड जो कॉलिक एसिड और चीनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड है ना, कॉलिक एसिड, चीनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड, ये पे कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी वगैरह में। ठीक है, एसिड में गट बैक्टीरिया इसको करेगा, सेकेंडरी बाय गट बैक्टीरिया, फिर वो बाइल सॉल्ट्स फिर से लिबरेट करेंगे आपके ग्लाइसिन, टॉरिन, फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ट्रिगर्ड बाय रिलीजेस बाय सीसी के रिस्पॉन्स टू फैटी एसिड एंड पेप्टाइड्स। स्मॉल पेप्टाइड्स या क्या, इधर स्मॉल पेप्टाइड के साथ आता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी रिलैक्सेस, इसलिए मैंने आपको सीसी के पूछा, डॉक्टर हबीब, इसको याद रखना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब हम पेपर देने जाते हैं ना, यही मैंने पढ़ा है,
यही डॉक्टर उसामा ने पढ़ा है, डॉक्टर महमूना ने पढ़ा है, डॉक्टर लीना ने पढ़ा है, डॉक्टर हबीब ने पढ़ा है, डॉक्टर काशिफ ने पढ़ा है, डॉक्टर जाकिर ने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ आएगा? मैंने ये इसको ना जल्दी-जल्दी पढ़ लिया, ठीक है? बट मैंने ना एक-एक पॉइंट पे रिटेन नहीं किया। रिटेन किस तरह है, आप लोग आपस में बैठे हो, इसके बाद फिर एक-दूसरे को सुनाओ, एक-दूसरे से कन्वर्सेशन करो, ग्रुप में आप लोग मैसेजेस भेजो, ठीक है? ये वाला जो मैं क्या करती थी, मैं इधर ही ये सारे कंपोज़ कर देती थी मैसेज में और फिर मैं ग्रुप में भेज देती थी। सबको भी हेल्प आउट हो जाता था और एंड पे मैं इसको खुद भी देख लेती थी। अच्छा चलो, तो ये करेगा। अच्छा जी, रीसर्कुलेशन। तो रीसर्कुलेशन में क्या होगा कि मैंने बताया ना कि 90% फिर रीसर्कुलेट करता है। तो एब्ज़ॉर्प्शन इलियम वापस चला जाएगा, इलियम में रीअब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगी, लॉस इलियल कब होगी लॉस बाइल वगैरह की? इलियल रिसेक्शन में, कॉज़ फैट मैलअब्ज़ॉर्प्शन एंड स्टीटोरिया। तो एक एमसीक्यू आता है, बेसिकली बाइल का काम था एमल्सिफिकेशन, जब फॉस्फेट की एमल्सिफिकेशन ही होगी, एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा आपके स्टीटोरिया लाइक स्टीटोरिया क्या होता है? फैट इन स्टूल। इज़ी टू फ्लश, हाँ, इज़ी टू फ्लश और हार्ड टू फ्लश। हार्ड टू फ्लश। हाँ, Hard to ठीक है। fix. वो हाँ, वो हिस्ट्री देगा, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ है। अच्छा जी, द एक्सेस बाउल मूवमेंट इन ये सुन नहीं लेते, ये कुछ डिफरेंट है। द एक्सेस बाउल मूवमेंट इन अ पेशेंट विद रिसेक्शन ऑफ एंटायर इलियम एंड लोअर पार्ट ऑफ द jejunum आर ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ बाइल सॉल्ट रीचिंग द कोलॉन, ठीक है? तो बाउल मूवमेंट्स भी इफेक्ट होंगे। क्यों? जब वो इलियम की बात करेगा तो इट्स विद आपका बाइल सॉल्ट एंड कोलॉन। अच्छा मुझे बताओ, टर्मिनल इलियम होगा या प्रॉक्सिमल इलियम? टर्मिनल। टर्मिनल पार्ट टर्मिनल आएगा, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है इसके साथ। और जो आयरन है वो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम है या डिस्टल ड्यूडेनम है? प्रोक्सिमल। प्रॉक्सिमल अब ये फ़र्क है पढ़ने में और इसको सॉल्व करने में। उधर आपने पढ़ लिया ड्यूडेनम, आपको ये नहीं पता टर्मिनल था या प्रॉक्सिमल था। आपने पढ़ लिया ड्यूडेनम, ठीक है? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से देखना है। ये तो खुद सर्च किया करो। अच्छा जी, द डाइजेशन ऑफ फैट इज़ डन विद हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइल सॉल्ट लाइपेजेस। हाँ जी बच्चों, ये लाइपेजेस क्या करते हैं? लिपिड लिपिड, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का ओके, प्रोटीएजेस क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोटीन को अमीनो ब्रेक एसिड डाउन। में शाबाश। माइलेजेस क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक कार्बोहाइड्रेट है, डिस्क्राइब में ठीक है। अब माइलेज और लाइपेज की साइट्स, दो साइट्स बताओ। माइलेज सलाइवा और पेंक्रियास शाबाश, पैंक्रियास। और प्रोटीएजेस? प्रोटीज स्टमक और पेंक्रियास। पेंक्रियास पैंक्रियास, शाबाश, ठीक है। चलो, रिसेक्शन ऑफ मोर देन 100। अच्छा ये बच्चों, द क्वाड्रेट लोब, लिवर के दो लोब होते हैं, ठीक है? एक होते हैं द क्वाड्रेट, एक पीछे नीचे करके ये क्वाड्रेट, ठीक है? तो हम क्वाड्रेट जो लेसर सैक के साथ है या एपिप्लोइक फोरामेन के साथ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वो जो पीछे पड़ा हुआ है ना क्वाड्रेट लोब, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं रिसेक्शन द क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, तो ड्रेन्स बाइल इनटू कौन सी डक्ट? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। कौन सी? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब बेसिकली हेपेटिक डक्ट, ये समझ नहीं आई मैम, दोबारा मैं बता दें। मैं बताती हूँ, एक मिनट ठहरो। मुझे ये बताओ कि कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनी हुई है? लेफ्ट और राइट हेपेटिक हेपेटिक डक्ट से डक्ट और सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट हाँ जी, पहले मुझे बताओ हेपेटिक डक्ट किस तरह बनी हुई है? राइट और लेफ्ट राइट के और साथ। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हाँ, अब मुझे बताओ ये लिवर का कौन सा पार्ट है? ये लेफ्ट है या राइट है? राइट लेफ्ट नहीं हाँ, नहीं, ये लेफ्ट पार्ट आ जाएगा मैम। कौन सा? अच्छा मैंने मैम गलत बना दी, सही कह रहा है नहीं, डॉक्टर उसामा, सही कह रहा है, मेरे से गलत हो गया, मेरा राइट लेफ्ट खराब हो गया। ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर काशिफ ने शायद पूछा था, मुझे आवाज लग रही है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जी। है? हाँ, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। ये दोनों मिलकर आगे कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रहे हैं। अब ये गॉल ब्लैडर है ना, ठीक है, जिस तरह सिस्टिक आर्टरी है, इससे रिलेटेड होती है सिस्टिक डक्ट। कौन सी? सिस्टिक डक्ट। अब ये दोनों जब मिलेंगी ना तो ये बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ये कहाँ ओपन होती है? ड्यूडेनम। और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। एम्पूला कहाँ ऑफ पे? एम्पूला सेकंड ऑफ पार्ट एम्प्यूला ऑफ वेट, फेट। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो,
वो कहते हैं लिवर के 2 लोब, मतलब लोब्स को छोड़ो, बेसिकली क्या होते हैं इसके, क्वाड्रेट लोब, ठीक है। वैसे तो लेफ्ट और राइट लोब है ना, फर्दर भी इसकी डिवीजन होती है। एक उसका होता है कॉर्डेट लोब, एक होता है क्वाड्रेट लोब, ठीक है। जो आपका है ना कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, ठीक है, वो ये इस कॉर्डेट लोब से एसोसिएटेड होती है, ठीक है, जो कि लेसर मोमेंटम से रिलेटेड है। डॉक्टर काशिफ समझ लग रहा है? जी, जी नहीं भी मैम। लग रहा ना, तो कोई बात नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे। सिर्फ ये याद रखो, एक कॉर्डेट लोब है, एक कॉर्डेट लोब है। जो ज्यादा लंबी वाली है ना, क्यू क्वेश्चन वाली, जैसे आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वाज लाइक लवली क्वेश्चन, ठीक है, एल से मतलब लेफ्ट, जोन सी है हिपैटिक डक्ट। तो ये जो कॉर्डेट लोब है, ये ड्रेन करेगी बाइल इनटू लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लिवर में भी जो बाइल है ना, ठीक है, कॉर्डेट लोब से आ रहा है, वो किधर करेगा, आपका लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ड्रेन्स बाइल इनटू लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर। ये बात समझ लग गई? यस मैम। चलो ओके, शुक्र है लग गई। अच्छा चलो, ये लाइटर किसी ने जलाया अभी। डिसेक्शन ऑफ मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ टर्मिनल इलियम, ठीक है, जब आप 100 सेंटीमीटर टर्मिनल इलियम को काट दोगे तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट दैट वुड लीड टू स्टीटोरिया। और दूसरा ऑर्गन कौन सा जो स्टीटोरिया कॉज करता है? हाँ जी, उसकी मेल दोबारा फंक्शनिंग। पूछिए मैम। दूसरा कौन सा ऑर्गन है जिसकी मेल फंक्शनिंग होगी तो स्टीटोरिया कॉज करेगा बच्चों? इलियम। इलियम तो हो गया, और पेंक्रियास। पैंक्रियाज, शाबाश डॉक्टर हबीब, क्योंकि पैंक्रियाज में लाइपेजेस वो उसका फंक्शन नहीं होगा तो फिर वो करेगा। तो इस तरह अगर ये नहीं करेगा तो जो विटामिन्स में से कौन से विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी? फैट सोलेबल मैम प्रोटीन विटामिन्स। की बात कर रही है? हाँ जी, B7 की। नहीं ये फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं वो? ए है, A, D, E डी, and K. सी, ठीक है। और के ये भी एमसीक्यू आता है, ठीक है, इनमें से अब मुझे ये याद नहीं है डी आता है या के आता है, बट इनमें से कोई आता है, ठीक है। के वाला आता है। ओके, के वाला आता है, ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा जी, बी जितनी है ना वो वाटर सॉल्युबल है। अच्छा चलो, बायोकेमिकल रोल ऑफ बाइल सॉल्ट इज टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ, मैं ये सुनती हूँ, ये तो अब इजी है, बुक बंद कर दो। अच्छा जी, बायोकेमिकल रोल ऑफ बाइल सॉल्ट इज, ये हमने कर लिया। डेफिशिएंसी ऑफ बाइल सॉल्ट कॉजेज व्हाट? माल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिरोसिस, फैट, ठीक हो गया, मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो ये फैट को किस तरह से लेके जाता है इंटेस्टाइन से एक्सक्रीशन के लिए? एमल्सिफिकेशन करके। Micelles. एमल्सिफिकेशन, माइसिल्स, डॉक्टर मेमूना, ठीक है, माइसिल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट मीडिया दैट इज माइसिल, ठीक है, वो माइसिल बनाता है और फिर उधर से ट्रांसपोर्ट कराता है और फिर उसको रिलीज कराता है, ठीक है, एक्सक्रीट कराता है, माइसिल फॉर्मेशन। और अच्छा चलो, फैट डाइजेशन इज डन बाय, वो एमल्सिफिकेशन वाली जो बात की। अब वो ऑप्शन देता है एमल्सिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन देता है बाइल सॉल्ट, तीसरा देता है बाइकार्ब, ठीक है, तीसरा चौथा देता है लाइपेज। अब इनमें से कौन करता है बच्चों फैट डाइजेशन? एमल्सिफिकेशन। अच्छा, कोई और आंसर? Bile मैम ये salts. मेरे ख्याल में सीक्वेंस ठीक है। एमल्सिफिकेशन मोर देन बाइसल्ट मोर देन बाइकार्ब मोर देन लाइपेज। अच्छा देखो, वैसे ये सीक्वेंस में नहीं आता डॉक्टर विकास, ये सारा ही आता है, ठीक है, वो सारी ऑप्शंस देता है। मुझे नहीं पता कि सीक्वेंस देता है या नहीं, मैंने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक क्वेश्चन आता है इसके सीरीज में, तो उसमें ये सारा उसमें कुछ ही ऑप्शन दिया है। एमल्सिफिकेशन प्लस बाइल साथ का ऑप्शन होता है। और बाइकार्ब भी होता है, उसमें लाइपेज नहीं डाले होते, ठीक है, लेकिन ये सारा होता है, ठीक है, सब भी करते हैं। अच्छा जी, द फॉर्म इन विच बाइल एसिड आर प्राइमरीली फाउंड इन बाइल इज, अभी हमने किया था जब बाइल पढ़ रहे थे, तो हमने बाइल सॉल्ट को किसके साथ कराया था, जो मैंने एक निमोनिक दिया था? जी, Glycine and जी, taurine. जी, हाँ जी ग्लाइसिन जी, और टॉरिन और टोरिन और ग्लाइसिन। बाइल हाँ जी, ऐसे। ठीक है, जीटीपी, ग्लाइसिन विद टॉरिन एंड आपका बी से बाइल एसिड्स, ठीक है। बाइल बाय चलो एसिड। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, द फॉर्म इन विच बाइल एसिड्स आर प्राइमरी फाउंड इन बाइल, अच्छा ये कर लिया। गॉलस्टोन ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट लीड्स टू, तो ब्लॉकेज होगी, बाइल नहीं आ रहा, फिर वही जो फैट Steatorrhea. कंटेंट है, हाँ जी स्टेटोरिया, ठीक है। चलो बच्चों, ये भी हो गया आप लोगों का।
अच्छा ये ना एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ है आपके किधर से है ये फर्स्ट एड से सॉरी बीआरएस से। इधर से जल्दी-जल्दी मैं कुछ बातें बताती हूँ जो मैंने इम्पोर्टेंट नोट की हैं, ठीक है? देखो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए अभी हमने किया था अमाइलेज, ठीक है वैसे, ठीक है? अब हम इसकी एब्जॉर्प्शन करने लगे हैं। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है? डिफरेंट सब यूनिट से बनकर बने होते हैं। तो अमाइलेजेस जो होते हैं इसकी डाइजेशन करा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन पूछता है ओलिगोसैकेराइड्स टू ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करा रहा है ओलिगो इनटू ग्लूकोज, ठीक है? इधर आप लोग ये अल्फा डेक्स्ट्रिनेज, ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज, अगर ये याद रहता है ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो फिर मैं ये टेबल नहीं कराती, कराऊं या नहीं कराऊं? करा अच्छा मैम बस करवाएं ये मैम। चीज लिख लो, करवा बस ये दें कर लो, मैम। सिर्फ यही कर लो, ठीक है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास अल्फा माइलेजेस है, बट अगर ओलिगो को लाइक ये 3 to 10 सब यूनिट ऑफ जो आपका ग्लूकोज बना होता है, जो जो ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है? इसको जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ये अमाइलेज सॉरी माल्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, ठीक है? डेक्सट्रोज होती है ना डेक्सट्रोज, ठीक है? तो डेक्स्ट्रीनेज और सुक्रेज ये एंजाइम्स कराएंगे बस, ठीक है? इतना इतना काफी था इसमें। मैम ये अच्छा जी कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो है ना रिपीट कर दें एक दफा। ओके बच्चों कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में आपके अल्फा माइलेज जो कि माउथ और पेंक्रियाज में है, वो करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर फर्दर मैंने कहा कि ओलिगोसेक्राइड्स डिफरेंट यूनिट्स होते हैं ना जैसे मोनोमर्स होते हैं पॉलीमर्स होते हैं वैसे ही आपके ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड आपके 3 to 10 जो शुगर यूनिट्स है ना उससे बना होता है ओलिगोसेक्राइड। तो जो एंजाइम ओलिगो को ग्लूकोज में करेगा दैट इज आपका मैस, ठीक है? मैस ओजी मैस, ठीक है? दैट इज माल्टेज, ठीक है, डेक्स्ट्रीनेज एंड ऐसे सुक्रेज, ठीक है? तो मैस जोन सा है माल्टेज डेक्स्ट्रीनेज एंड सुक्रेज आपके ओलिगोसेक्राइड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा बस, ठीक है? डाइजेशन आपकी एब्जॉर्प्शन में, ठीक है? अच्छा अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स अब वो कहता है एब्जॉर्प्शन किस तरह है सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट अलोंग जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रुक्टोज की। ये एमसीक्यू आता है कि फ्रुक्टोज कौन से मैकेनिज्म से करता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन से। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का क्या फंक्शन है इसकी आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ एक कॉमन होता है वो क्या होता है दोनों में कॉमन फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में वी और मैक्स एक्टिव नहीं नहीं डॉक्टर कैरियर वो मेडिएटेड है। कैरियर कैरियर होती है कैरियर कैरियर। अच्छा डॉक्टर यूसुफ जो आपने कहा ना वी मैक्स वो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ठीक है? तो फ्रुक्टोज की बात करेगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड अगर ये फैसिलिटेटिव और एक्टिव का कॉमन पूछे। अच्छा बच्चों जो आपका ये होता है मेल में सेमिनल जो फ्लूइड होता है उसमें कौन सा शुगर कंटेंट होता है फ्रुक्टोज या सुक्रोज? फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ठीक है? ये भी एक एमसीक्यू आता है, मैम क्या एमसीक्यू ठीक है? है? जो आपका सेमिनल फ्लूइड है ना, ठीक है, जो मेल्स के अंदर रिलीज होता है उसमें जो कंटेंट है जो सेमिनल फूड फ्लूइड। प्रोवाइड करेगा, हाँ जी, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड दैट इज लाइक फ्रुक्टोज होता है उसमें, ठीक है? एक चीज। ठीक है। दूसरा वही लिख लो कि एक्टिव और फैसिलिटेटिव में कैरियर है और फैसिलिटेटिव की प्रॉपर्टी है वी मैक्स। अच्छा चलो अच्छा मैम इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जी फ्रुक्टोज इज द ओनली मोनोसेकेराइड जो सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब नहीं होता। बाकी जितने ओके भी ठीक हमारे है पास मोनोसेकेराइड्स हैं वो सब के सब सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। ओके थैंक यू डॉक्टर हबीब। ठीक है बच्चों ये जो ऊपर वाली सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट है ये सारे उससे हो रहे हैं बाकी फ्रुक्टोज से फैसिलिटेटिव से हो रहा है इसलिए पॉइंट भी सेपरेट डिस्कस हुए थे, ठीक है? अच्छा चलो अभी आ जाते हैं हमारे पास फर्दर प्रोटीन्स। एक सेकंड इधर आ जाओ। लैक्टेज और सुक्रेज, ठीक है? तो सुक्रेज और लैक्टेज, तो लैक्टेज डिग्रेड करेगा लैक्टोज को इनटू लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़ा हुआ है जी जी मैम मैम। जी यस मैम। लैक्टोज से हाँ ठीक है टू ग्लूकोज और फिर ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज, ठीक है?
तो लैक्टोज इंटू ग्लूकोज इंटू ग्लैक्टोज जस्ट बना लो बच्चों, नहीं याद रहता एंड पे सिर्फ देख लेना, इतना नहीं आता। ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने बीआरएस भी पढ़ ली है। बहुत बच्चों को कीड़ा होता है यार, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो हमें आपको एक बुक के नीचे सारा कुछ करा दिए। सुक्रेज, ठीक है, सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को करेगा ग्लूकोज इंटू फ्रुक्टोज। तो अगर वो पूछता है कि फ्रुक्टोज का कन्वर्जन जोन सा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, सुक्रोज इंटू ग्लूकोज इंटू आपका फ्रुक्टोज, ठीक है, ये पाथवे है। ओके, चलो ये जो एसजीएलटी है, ये देखो ड्रग एक्ट करता है। जी मैम। ये डेपा। आप लोग जी मैम। कौन सा बच्चों, मेरी फार्मा बहुत वीक है। एसजीएलटी डेपा मैम। डेपा टापा वगैरह। डीएपी है। डेपाग्लिसरीन। ओके चलो, डेपाग्लिसरीन, रैंपाग्लिसरीन। ओके ठीक है डॉक्टर समा, ये मैसेज कर देना इनको, ठीक है। अच्छा चलो, अब फ्रुक्टोज का आ गया फैसिलिटेटिव, हमने कर लिया आपकी ग्लूकोज की। जी बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने कोशिश किया इसको हम इजी कर लें। चलो अब प्रोटीन, प्रोटीन की बात करो तो प्रोटीन में बेसिकली सोडियम डिपेंडेंट कोड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन डिपेंडेंट कोड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो अमाइनो एसिड्स के लिए मेन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स मिले तो आपके पास क्या बनते हैं, प्रोटीन्स तो पेप्टाइड। बनते हैं। हाँ, पेप्टाइड्स वगैरह, डाई एंड ट्राई पेप्टाइड, फिर सो ऑन, फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेसिकली जो सोडियम है वो अमाइनो एसिड्स के लिए, एन ए से याद रखना, ए से, ठीक है, अमाइनो एसिड। और एच हाइड्रोजन डिपेंडेंट इज आपका, तो एच के देखो ऐसे दो हैं, एक ये तो डाई और तीसरा ट्राई, ठीक है, ट्राईपेप्टाइड्स। तो इस तरह हो गया। अब आगे हमने फैट्स का, तो मिसल्स फॉर्मेशन विद बाइल सॉल्ट इन इंटेस्टाइन, ठीक है, काइलोमाइक्रोन बनेंगे। हाँ, काइलोमाइक्रोन का फॉर्म इन द सेल रिक्वायर्स एपोप्रोटीन एंड आर ट्रांसफर्स टू लिम्फ। तो बेसिकली लिम्फ को जाते हैं, ये वाइटिश मिल्की सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। और काइलोमाइक्रोन से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स का करता है ट्रांसपोर्ट, फॉस्फोलिपिड्स का करता है, या एलडीएल का करता है, सॉरी, हाँ एलडीएल। इसका करता है या इसका करता है? एलडीएल का है। ट्राइग्लिसराइड तो करते हैं। मैम इसमें हाँ पूछते हैं वो ट्राइग्लिसराइड। कंपोनेंट सबसे ज्यादा कौन सा है? हाँ, कंपोनेंट, बिल्कुल कंपोनेंट कौन सा है, बिल्कुल डॉक्टर उसामा, थैंक यू। वो कंपोनेंट है एलडीए ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड किसका कंटेंट है, किस में होगा सबसे ज्यादा? जी बच्चों, एचडीएल में, ठीक है। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स आपके एचडीएल में होगा। और एलडीएल में क्या ज्यादा था, वो हम क्या कहते हैं, कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये 3 एमसीक्यूज हैं आपके इससे। बाकी पेरिफेरल कौन लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, वो करना है वेल एंड गुड, नहीं करना आपकी मर्जी है। मैंने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं देखा आज तक। बाकी आजकल क्या कर रहा है वो तो अल्लाह बेहतरीन करे आप लोगों के लिए। तो ट्राइग्लिसराइड कंपोनेंट है काइलोमाइक्रॉन्स का, एचडीएल का कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, और एलडीएल का कोलेस्टेरॉल है, इसलिए हम एचडीएल को गुड कहते हैं। एलडीएल को कहते हैं लगती लानत, लाइक कोलेस्ट्रॉल है तो वो आपको जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस वगैरह वो कराएगा। और ट्राइग्लिसराइड है काइलोमाइक्रॉन, और काइलोमाइक्रॉन हो क्या है कि ये, इसको क्या चाहिए होता है, एपोप्रोटीन। तो वो जो पूछता है क्वेश्चन, दैट इज एपोप्रोटीन, कि एपोप्रोटीन किसको चाहिए, काइलोमाइक्रॉन्स को, या काइलोमाइक्रॉन्स को देकर तो लिम्फ में जाना है तो उसको क्या चाहिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एपोप्रोटीन, बस, ठीक है। ये एमसीक्यूज थे, बाकी सब हो गया। चलो अब हम एपोप्रोटीन बी, ठीक है, पोटेशियम इज एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, सिक्रेटेड इन कोलॉन। तो सिक्रेटेड इन कोलॉन और एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में है सब चीजों की, और सिक्रीशन जो है वो कोलॉन से रिलेटेड आएगी, ठीक है। जी मैम, पोटेशियम इसका एक पॉइंट एक ये भी है कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है वो स्लाइवा में होती है, अच्छा जी, एंड जो मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है वो कोलोन में है, मतलब ओके, जो सिक्रीशन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, होती है। ओके, सलाइवा में। और आप कह रहे हो कि जो अमाउंट है इन, ओहो अमाउंट कितना गलत लिखा,
अमाउंट इज इन कोलॉन। जी, क्योंकि कोलॉन में एक्टिवली सीक्रेट हो रहा है ना। ओके, मुझे बताओ, स्लाइवा से याद आ गया, अब स्लाइवा मैं नहीं करना चाह रही थी मगर फिर स्लाइवा करना पड़ेगा। स्लाइवा में कौन सा हार्मोन है, जीआई हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, Amylase. वीआईपी 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 बच्चों, वीआईपी, ठीक है। अच्छा, अमाइलेज लाइपेज तो नो डाउट है ना, ये तो पता है। अच्छा, स्लाइवा में कौन सी एंटीबायोटिक होती है? आईजीए, एरिथ्रोमाइसिन सेक्रेटरी एंटीबायोटिक भी कहते हैं कौन, किसको? आईजीए को, एंटीबॉडी, आईजीए को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी नहीं सेक्रेटरी। मैं कह रही थी। हाँ ओके, जी, इसको फिर भी कहते हैं बोल दो। सेक्रेटरी एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडी, ठीक है। ए को मुझे बताओ, ए कहाँ पे मौजूद होती है? सिक्रीशंस में। सिक्रीशंस में ठीक है, सिक्रीशंस में। इसलिए जितनी भी बॉडी सिक्रीशन है उसमें आईजीए, ठीक है। तो अरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, वीआईपी है, और अपना माइलेज लाइपेज तो वैसे याद है। और चलो बस काफी है। अच्छा, तो क्लोराइड, क्लोराइड किससे रिलेटेड है बच्चों? रेगुलेटेड बाय कैंप मैकेनिज्म, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? ये विब्रियो कॉलरा, ठीक है, कैंप, ठीक है। इसमें कौन सा होगा आपका? ये क्लोराइड चैनल्स। और कौन सा करेगा? सिक्रीटरी डायरिया। कल हम ऑस्मोटिक और सिक्रीटरी के डिफरेंसेस करेंगे, आज आप लोग पढ़ कर आओगे, मतलब कल करके आओगे, ठीक है। तो बस ये मेन था आप लोगों ने पढ़ना। अभी हम टेबल कर लेते हैं रफी का। जी बच्चों, चलो अभी मैं पूछूं या कर ले? चलो कर लेते हैं। बाइल सॉल्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम इलियम, सोडियम क्लोराइड स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलॉन से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलॉन से, ठीक है। क्लोराइड अभी हमने किस में पढ़े? विब्रो कोलरा क्या करता है वो, कौन सा डायरिया? सीक्रेटरी सेक्रेटरी, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक या सिक्रीटरी बच्चों? सेक्रेटरी। सीक्रेटरी डायरी अच्छा, ठीक हो गया। चलो आगे। पोटेशियम का भी हमने पढ़ा, एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्टिवली सिक्रीटेड इन कोलॉन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्मॉल में और सिक्रीशन इन कोलॉन। अच्छा, एक पेशेंट है, उसका ऑपरेट हुआ और उसको ये भूल गया है कि उसका ऑपरेट किस पार्ट का है, और वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वो किसका होगा? Ileum. आइलियम, ठीक है। ये एमसीक्यू आता है कि वो उसको भूल गया, ठीक है, और साथ में वो वाटर के फीचर्स देगा, तो आइलियम है, ठीक है। तो वाटर हो गया 80% स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इलियम की जो सेक्शन है तो वो ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, 10% इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड 10% एक्सक्रीटेड इन फीसेस। अच्छा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की एब्जॉर्प्शन कहाँ है? जिजिनम, ठीक है, और कोलॉन में शॉर्ट, ठीक है। देखो एल और जे सेम सेम लगता है ना? मैम इस रिलेटेड इनका मेटाबॉलिज्म भी है मेरे ख्याल। वो भी हाँ जी करना है, वो भी करना है। मैम एक आता है ना लॉन्ग चेन फैटी एसिड और शॉर्ट चेन। लॉन्ग चेन में आई थिंक पेरोक्सिसोम में होता है, ये दूसरा Yes, हाँ short chain है वो हाँ हाँ हाँ, mitochondria। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये सेल वाले चैप्टर में ना वो फर्स्ट टेबल है, तो उसमें एक सेकंड देख ही लेते हैं। ये भी एक जगह पे ना पॉइंट्स हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये डॉक्टर वकास को याद आया है, डॉक्टर काशिफ को? मुझे आया। मैडम जो मुझे लॉन्ग कौन? चेन वाले, डॉक्टर काशिफ। मैडम ओके, जो लॉन्ग चेन वाले प्रोक्सिसोम में होते हैं और जो शॉर्ट चेन वाले वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। लॉन्ग चेन पेरोक्सिसोम कह रहे हो, जी जी, मैम, और यस मैम, शॉर्ट चेन शॉर्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। में। माइटोकॉन्ड्रिया। चलो ओके, ठीक है, ये लो और एक लॉन्ग चेन। विटामिन भी चाहिए होता है जो पहले बता रहे थे डॉक्टर वकास, B7 लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए, बायोटिन। ओके, बायोटिन चाहिए होता है लॉन्ग चेन की किसके लिए? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन के लिए। ये मैम एज ए को ऑक्सीडेशन। फैक्टर के तौर पे यूज होता है ना, इसमें एक वो कार्बन का मॉलिक्यूल डिक्रीज कर देता है, अच्छा अच्छा, कार्बोक्सिलेशन करता है। वो ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलेशन करता है। कार्बोक्सिलेशन करता है, ओके। कार्बोक्सिलेशन, एक्चुअली ये जो बात कर रहे हो ना, एक होता है कैरियर, एक होता है ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर ट्रांसफर वाला तो वो बायोटिन, बी बायोटिन नहीं है? नहीं, वो 1 कार्बन ट्रांसफर और 1 कार्बन कैरियर, वो फोलेट इस लेट, तरह हाँ, का था। फोलेट B9,
ठीक है, B9। B9 टी टी से फोलेट, बायोटिन में भी हालांकि टी है, ठीक है, बट बायोटिन इज कैरियर एंड फोलेट इज ट्रांसफर, ठीक है, और 1 कार्बन, ये है आपका बायोकेम का। चलो, ओके, अभी हम आगे कर लेते हैं। अच्छा जी, फैट सॉल्युबल हमने पहले कर लिया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फोलेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन एब्जॉर्ब एज अस फॉर्म, ठीक है। रेडिली एब्जॉर्बेबल कौन सी है, फेरस या फेरिक? फेरस। रेडिली, हाँ जी। फेरस कौन सी फॉर्म होती है, +2 +3? 2+। हाँ जी, ये +2। 2+, यही वाली, ठीक है, हाँ जी। तो विटामिन B12 टर्मिनल इलियम रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन स्टमक, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स कहाँ है, एब्जॉर्ब इन इलियम। अभी मेरा ख्याल है ये सारा मैंने कराया है, तो मैं पढ़ सुन लेती हूँ। बच्चों बुक बंद कर लो। चलो, अब हम पूछते हैं आपसे, आयरन एब्जॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टर्मिनल प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। प्रॉक्सिमल अच्छा, डोडेनम। डॉक्टर साहब जिन्होंने टर्मिनल बोला है इट्स प्रॉक्सिमल, ठीक है। टर्मिनल में मैंने आपको इलियम की बात की थी। अच्छा, आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या तरीका है, साथ में क्या खाएं, चॉकलेट, सिट्रिक फूड, citrus सिट्रिक fruit, फूड, Citric सिट्रिक सिट्रस fruit, फूड, फ्रूट, दैट इज इन व्हाट, विटामिन सी। vitamin C, Vitamin दैट C. इज इन ascorbic व्हाट, acid, दैट ascorbic इज इन acid, व्हाट, गावा, एप्पल गावा शाबाश, और शाबाश, orange, citrus ऑरेंज। fruits, orange, लेमन, लेमन, ठीक है। हाँ जी, मतलब सबके क्वेश्चंस थे, सबके आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट थे, दैट्स रियली वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, मोस्ट लाइकली रिगार्डिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब इन व्हिच फॉर्म, फेरस ferrous, फेरस, +2। शाबाश, ओके। कैल्शियम डिक्रीजेस व्हाट, मैडम आयरन की रीअब्जॉर्प्शन iron डिक्रीज की करता iron है। की absorption, absorption, हाँ जी, इसलिए जब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन देते हैं, यार ये वैसे अजीब है क्वेश्चन, एक्चुअली वो क्या आता था, सेकंड ट्राइमेस्टर में वो कहता है कि किस चीज की कमी है, तो वो आयरन देता है क्योंकि साथ में कैल्शियम चल रहा होता है, हाँ ऐसे कुछ होता है। तब फिर हम साथ में सिट्रस फ्रूट वगैरह उसको यहाँ इस तरह से कहते हैं। अच्छा, चलो, आयरन बाइंड्स इन फेरस फॉर्म विद व्हाट, ट्रांसफेरिंग। transferrin, ट्रांसपेरेंट, जो क्या करता है आयरन की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, हाँ एब्जॉर्प्शन। जी, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट कराता है बच्चों। तो ट्रांसपोर्ट करके एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है, stored मैम उसको फेरिटीन। हाँ स्टोर किस फॉर्म में करता है, वही पूछ रही हूँ, फेरेटिन। और ferritin, एक्सेस एक्सेस स्टोरेज किस फॉर्म होगी, हेमो हेमोसिड्रिन जो हीमोसिड, हेमोग्लोबिन। हाँ हीमोसिडरिन, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट लाइकली अबाउट आयरन एब्जॉर्प्शन, तो हीम इज रेडिली एब्जॉर्ब डायरेक्टरी, आयरन इज मोस्टली इन फेरिक फॉर्म विच इज लीस्ट एब्जॉर्बेबल, तो डायरेक्टरी जोन से फेरिक फॉर्म है, हीम इज रेडिली एब्जॉर्ब, हीम कंटेन फेरस फॉर्म एंड इज रेडिली एब्जॉर्ब, तो हीम में क्या है आपका फेरस फॉर्म, और डायरेक्टरी में क्या है फेरिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, चलो समझ लगी ना इस पॉइंट की, यस मैम। ओके चलो आगे मैं पूछती हूँ, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कौन सा विटामिन को करता है रिलीज, विटामिन B12। के और इसकी के डेफिशिएंसी में कौन से फैक्टर्स आपके वो होंगे, सीक्वेंस में बताना है अच्छा। मुझे। 10 to 10 नहीं, डॉक्टर सामा ठीक करो, सोचो जरा, मैम इसमें पहले विटामिन आएगा के वाले प्रोटीन सी आएगा, फिर ठीक, एस आएगा, शाबाश। फिर विटामिन 10 हाँ आएगा, फिर हम्म 9 आएगा, फिर 7 10 आएगा, नहीं फिर आएगा, 2 10 नहीं आएगा। आएगा, 10 नहीं आएगा, पहले 7 आएगा डॉक्टर वकास, CS7, सी एस 7। हाँ ये सीक्वेंस है। 10 2 3 का उसने कितने जिक्र नहीं किया, 2 3 भी बताया, हाँ, मैम मैंने एक जगह point पढ़ा repeat था, करते हैं पहले मैम जो भी प्रोटीन बताया, सी आएगा। मैंने एक जगह अच्छा, पढ़ा था, पहले उसमें ना सी आएगा, फिर एस आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कुछ कह रही थी, ये पॉइंट रिपीट करते हैं जो आपने भी बताया। अच्छा डॉक्टर साहबा ये कह रही हैं, डॉक्टर साहबा अभी हमने पूछा कि विटामिन के के जो फैक्टर का एक सीक्वेंस आता है, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, डॉक्टर वकास क्वेश्चन याद है डॉक्टर उसामा, मैम ये इस तरह आता है कि विटामिन के डिपेंडेंट जो वो हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। अच्छा, नहीं तो इसका इसका कोएगुलेशन से रिलेटेड कुछ आता है क्वेश्चन, जी ये जो हम मैम सीक्वेंस आई कह रहे हैं गेस ना कोई वो, ये एमसीक्यू आता है विटामिन के से रिलेटेड, वो फैक्टर 2 7 9 10 वाला कुछ इस तरह से है, नहीं नहीं आई वो तो गेस है, ये वो तो ये मैम ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के सारे कोफैक्टर हैं,
ठीक है, और वार्फरिन इन पे एक्ट करती है, और इस पे जो है ना ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन के डिपेंडेंट कौन से फैक्टर हैं, क्योंकि ठीक है ये अपना वो जो प्रोटीन सी और एस हैं और विटामिन 7 है, ये बेसिकली मैम वार्फरिन के जो मैकेनिज्म है ना, उसमें वो जो एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये मतलब एज ए को फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस बताओ C7 और मैम इसका मैंने नमोनिक था, इसका नमोनिक ठीक है था CS 1972। सी प्रोटीन एस, 19 से 10 कर दें, फिर 9, फिर 7, फिर 2। ठीक है। चलो डॉक्टर वकास कह रहे हैं कि सीक्वेंस ये है कि C इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन 10 9 7 2, ठीक है। बट मैंने जो रफ़ी में अभी तक देखा है ना वो यही आ रहा है S और 7, ठीक है। लेकिन चलो जिस तरह भी है डॉक्टर वकास, जहाँ से भी ये रेफरेंस मिला ना ये रेफरेंस मुझसे शेयर करना, ठीक है। अच्छा डॉक्टर ठीक साहब, ये जब हम करेंगे ना एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, जो आपका बेसिकली जो एंडोथेलियम डैमेज होता है ना, तो आपके पास कोएगुलेशन कैस्केड जो विर्चुअस ट्रायड है, जिसमें बेसिकली एंडोथेलियल इंजरी होते हैं, हाइपर कोएगुलेबिलिटी होते हैं, ठीक है, और साथ में स्टेसिस होता है, ठीक है। तो मतलब ये ब्लड स्टेसिस, हाइपर कोएगुलेबल, एक क्लॉट फॉर्मेशन एंड एंडोथेलियल डैमेज। तो बेसिकली एंडोथेलियल डैमेज की अगर बात करें तो जब भी ये होगा तो उसने टिश्यू को रिपेयर करना है। टिश्यू को रिपेयर करने के लिए एक कैस्केड स्टार्ट होता है जिसमें आपके पास एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जो उनसे आपके पास टिश्यू या एंडोथेलियल डैमेज को स्टिमुलेट करेगा। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना वो फर्दर आपके पास इसको क्या कहते थे, थ्रोम्बोप्ला ये इसको, इस पाथवे को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, हाँ एक्टिवेटेड। बिल्कुल, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये बेसिकली उससे एक्टिवेट होगा। फिर ये दोनों पाथवे आगे जाते हैं, उसको छोड़ो वो भी हम नहीं कर रहे इधर, ठीक है, वो हेमाटोलॉजी में करेंगे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो ड्रग होता है ना वो ऑरल ड्रग होता है, दैट इज वारफरीन, ठीक है। तो वारफरीन के लिए जो हम देते हैं ना बेसिकली, INR हाँ अब बिल्कुल वो उसकी डिटेक्शन INR इज ग्रेटर देन PT, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करने लगे इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से, विटामिन के वाले, ठीक है, जो कि फिर ये सीक्वेंस हम इधर अप्लाई करते हैं, ये वाला, जब वॉरफरीन के साथ हम विटामिन के को, तो इसकी टॉक्सिसिटी होती है, फिर हम वो ट्रीटमेंट्स देते हैं, तो ये सारा उसके साथ है। डॉक्टर साहब क्लियर हुआ है? जो पूछ रही थी, मुझे नाम नहीं यस पता। मैम। चलो ओके। चलो द पेशेंट विद, अब जल्दी से पढ़ ही लेते हैं बच्चे। अच्छा जी, इट आल्सो कम्स एज विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, दैट इज विटामिन के, ठीक है। एंटीबायोटिक ले लेके निस्तो हुई है, दैट इज विटामिन के, ठीक है। ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो गई है, विटामिन के, ठीक है। और बच्चे का बर्थ हुआ है, स्टम्प से ब्लीड कर रहा है, ठीक है, दैट इज विटामिन के की डेफिशिएंसी, ठीक है। पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का क्या मतलब है? प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक? ये पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक। अच्छा मुझे बताओ, प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक, बिलिरुबिन पहले में कौन सा है? कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड? अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड। कंजुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड। डॉक्टर अनकंजुगेटेड। डॉक्टर उसामा, मैंने जानबूझ के लिखा हुआ था, ठीक इट्स ठीक ठीक। अनकॉन्जुगेटेड, हाँ जी ठीक ठीक है। है, समझ गए। हाँ, लिवर में फिर इसकी कॉन्जुगेशन कंजुगेटेड होगी, हेपेटिक। तो कुछ अनकॉन्जुगेटेड होगा, कुछ कॉन्जुगेटेड होगा, ठीक है। इधर हेपेटिक में भी कॉन्जुगेशन, अनकॉन्जुगेटेड होगा। अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों होगा बच्चे, ओके, ठीक है। फिर पोस्ट हेपेटिक आपके पास क्या होगा? कॉन्जुगेटेड होगा। कंजुगेटेड। कॉन्जुगेटेड होगा। ऑब्स्ट्रक्शन में फिर क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। बट उसमें भी है ना कि कंजुगेटेड। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन में प्री हेपेटिक, जो हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, क्योंकि कुछ इंट्रा हेपेटिक पाथ होता है, कुछ एक्स्ट्रा हेपेटिक होता है, तो किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है? अच्छा, may develop bleeding tendencies, तो विटामिन के है, नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम गट, सब्सटेंस एब्जॉर्ब मेनली इन ileum इज B12, ठीक है। B12 एब्जॉर्प्शन इन ileum, टर्मिनल ileum, ठीक है। वो कहते हैं फीमेल है, गैस्ट्रेक्टमी है, गिवन parenteral B12, parenteral oral route, ठीक है। The inability to absorb B12 occur due to loss of what, which cells during gastrectomy? पैराइटल Parietal सेल cells। पैराइटल इंट्रिंसिक सेल्स फैक्टर। इंटेंसिव इसको कौन फैक्टर सी, रिलीज कराते हैं। शाबाश शाबाश, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। और दूसरा होता है ट्रांसकोबालामीन, ट्रांसकोबालामीन 2, 2 होता है ये, एक MCQ है, ट्रांसकोबालामीन 2, ठीक है। इसकी शायद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, ठीक है, ये भी एक MCQ आता है, ट्रांसकोबालामीन 2।
अच्छा जी, द इनएबिलिटी टू अब्सॉर्ब B12 आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी इज ड्यू टू पेराइटल सेल। अच्छा मुझे बताओ कि आपका मैक्रोसिटिक और पर्नीशियस एनीमिया में क्या डिफरेंस है अपना इसमें ऑन द बेसिस ऑफ B12 में जो है B12 CNS डिफिशिएंसी होगी और सिम्टम एक में होंगे और इंट्रिंसिक फैक्टर पर्निशियस की में होगी। CNS सिम्टम नहीं होंगे। डिस्ट्रक्शन हो जाए ऑटोइम्यून, दैट इज पर्नीशियस, और इसमें आपके पास ये है। डॉक्टर साहब आपने क्या बोले, मुझे आवाज नहीं आई। तो मैं B12 B12 डिफिशियंसी की में डेफिशिएंसी CNS होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ठीक है, दोनों में होगा दोनों में मेगालोब्लास्टिक। जो होगा, लेकिन B12 है जो B12 में पर्नीशियस है वो CNS इंट्रिंसिक सिम्टम फैक्टर होंगे। की वजह से नहीं होता, क्योंकि वहाँ ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं उसके खिलाफ। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब अब आप मुकम्मल करें। मैं कह रहा हूँ जो B12 की वजह डिफिशियंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसमें CNS सिम्टम होते हैं, और जो अच्छा पर्निशियस एनीमिया उसमें CNS सिम्टम नहीं होते। ये तो मैम आई अच्छा गेस न्यूरोलॉजिकल जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो तो B12 की डेफिशिएंसी में आते हैं ना, फोलेट से डिफरेंशिएट करने के लिए। दोनों हैं हाँ तो बेसिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दोनों, ही। हाँ हाँ, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं इसलिए वो उनको कह रही हूँ मैम फोकस लेकिन करें। ना MCQ जब भी आते हैं उसके हाँ अंदर CNS के बारे में कमेंट जरूर करते हैं वो, तो वहां से फिर लेकिन हम वो डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा वाला है। किसकी किसकी डिफरेंस करते हैं डॉक्टर हबीब, फोलेट और B12 की, या आगे B12 और पर्नीशियस की? मैम मैम MCQ इसमें B12 और डिफरेंशिएट पर्निशियस करने के लिए होता है, वो फोलेट का और फोलेट और B12 का। B12 के लिए फोलेट ये का आता मोस्टली है। होता है, और इसमें अच्छा एग्जैक्ट भाई बात, CNS का नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नमनेस की बात करते हैं वो। हाँ एक्चुअली ऐसे है कि ये जो डॉक्टर साहब ने बोला है ना कि इन दोनों में डिफरेंस करेगा CNS सिम्टम्स, नहीं ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, सारे सारे सिम्टम्स वो पेरिफेरल वाली देता है, टिंगलिंग ये वो फलां टमकां, ठीक है। मगर उधर आप उसको ना ये वाला नहीं दिया होता B12, उधर उसने पर्नीशियस दिया होता है, ठीक है। तो आपने पर्नीशियस उठाना है अगर मेगालोब्लास्टिक नहीं है तो, ठीक है। मैम इसका भी अच्छा एक सीक्वेंस आपने बताया था शायद कि वो कुछ अर्सा अगर उसकी पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, मैं कुछ बताने अर्सा जो लगी है। हूँ, हाँ हाँ ठीक है। मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। तो एक आता है कि अगर तो उसको सर्जरी हुआ है और साथ में उसको मतलब सिम्टम्स आगे कौन से आए हैं, एक आता है उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मोर देन ये 6 6 मंथ टू 1 ईयर, तो उसमें फिर आपका आएगा B12। मेगालोब्लास्टिक, हाँ मेगालोब्लास्टिक जी। B12, ठीक है। जब पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो उसके साथ ये विद इन फ्यू वाले मंथ्स, और टोटल या पार्शियल विद दिस मच ड्यूरेशन, देन इट वुड बी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 डेफिशिएंसी। अब चुप करके जरा सुनना है, किसी ने बोलना नहीं है। B12 में बेसिकली हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक है, एक इसका फीचर है। दूसरी चीज है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, दूसरा फीचर है इसका कि सारे फीचर देगा वो मेगालोब्लास्टिक मतलब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाले, टिंगलिंग शिंगलिंग, एनीमिया मेंशन नहीं करेगा। वहां पे कौन सा विटामिन डेफिशिएंट है? ई, B12 में नहीं नहीं ई, ठीक है, एनीमिया नहीं देगा बच्चे। जी जी विटामिन ई पे। मेगालोब्लास्टिक, हाँ विटामिन ई, ठीक है। ये अभी अच्छा फेब में आया था ये MCQs में, अच्छा, कौन सी स्पेशलिटी में? सर्जरी में आया सर्जरी था। में। अच्छा, सर्जरी फिर भी रिपीट होता है, मैंने गलत ठीक है। किया था। कौन से डे शाबाश, में? आप ना करना। मैम प्लीज रिपीट कर दें एक बार। अच्छा मैंने कहा कि PNS सिम्टम्स है, टिंगलिंग शिंगलिंग ये वो, लेकिन उसमें वो कहेगा कि उसको एनीमिया नहीं है, ठीक है। तो इट्स विटामिन ई डेफिशिएंसी। अगर एनीमिया हो जाता फिर तो ये आपका B12 की तरफ चला जाता ना, ठीक है। मगर अब वो नहीं है, एनीमिया नहीं है, तो इट्स विटामिन ई, ठीक है। जी ठीक है। चलो, अच्छा हाइपर सेगमेंटेड हो गया, ये हो गया, वो भी हो गया, बस मेरा ख्याल है इतना ही है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये पढ़ना था, इट आल्सो कम्स एज डिफरेंट ऑप्शंस। 43 ईयर मेल है, हैज माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है, माइक्रोसिटिक फीचर है। माइक्रोसिटिक में क्या क्या कम है बच्चों बताओ? HB तो सबसे पहले कम हुआ, फिर MCV MCV किससे कम है, किससे MCA कम है, किससे कम है? लेस देन बिलो 80 और 100। 75। हाँ जी ठीक है। MCV MCH कितना होता है बच्चों? इसका मुझे वैल्यू याद नहीं है। 36 35 समथिंग, चलो ये देख लेना। अच्छा फिर MCHC, ठीक है। MCHC हाँ ये सारी चीजें कम है, तो माइक्रोसिटिक हो गया। माइक्रोसिटिक की कॉजेज दो बता दो कोई अच्छी सारी। आयरन आयरन डिफिशियंसी डेफिशिएंसी आयरन एनीमिया। डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अच्छा ठीक है, क्रॉनिक डिजीज हम कर लेते हैं। थैलेसीमिया। मैम थैलासीमिया और
सिट्रोप्लास्टिक। विटामिन सी पॉइजनिंग डेफिशिएंसी होगी। लेड पॉइजनिंग में भी मतलब मैम माइक्रोसिटिक विटामिन होता है सी लेड डेफिशिएंसी आएगी इसके अंदर। सॉरी पूछ रहे हो या बता रहे हो? होती है। नहीं मैं कह रहा हूँ विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है कि वो भी कॉज बन सकती है ना माइक्रोसिटिक की। हाँ, आप ये कह सकते हो इनडायरेक्ट कि कैल्शियम नहीं सॉरी विटामिन सी नहीं होगा, आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इस तरह और करके मैम कह सकते हो। लेड पॉइजनिंग में भी माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। हाँ जी, और इसमें होता क्या, एक फीचर बताओ मुझे इसका। रेड लेड लाइन पॉइजनिंग क्या इसमें बेसोफिलिक बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है। हाँ, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ठीक है। लेड लाइंस आती हैं और भी कुछ होता है हाँ, रिस्ट ड्रॉप। ये सर्जरी वालों को आते हैं, रिस्ट ड्रॉप के साथ आता है लेड। यार कितना करोगे, कितना पढ़ोगे, क्या करते हो, किधर निकाल रही है, अभी इसको खत्म करते हैं ना। हाँ सही बात है, किधर का किधर निकल जाता है। मुझे लगता है मैं इसके सीरीज पढ़ा रही, मैं रफी नहीं करा रही, मेरा रोज मैम पीछे रह जाता है। इसी वजह से हम जागे रहे हैं, वरना कब के सो जाते हैं अगर सिर्फ अच्छा आप अच्छा आप पढ़ाती है ना, ऐसे लगता ये है कि इम्तिहान इंटरेक्टिव आपका है। सेक्शन का यही फायदा है मैम कि हम जाके रहे हैं। अच्छा, थैंक यू जी। डॉक्टर हबीब क्या कह रहे हैं, कैसा लगता है फिर? मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप पढ़ाती हैं ऐसा लगता है कि इम्तिहान आपका है। मुझे भी लगता है कभी-कभी ऐसे। चलो, अच्छा आयरन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हमेशा फेरेटिन अकेला कम आएगा। इसको कभी भी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं उठाना इसकी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है? 2 हम टीआईबीसी करते हैं, थैलेसीमिया में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ आएगा। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इज़ एसोसिएटेड विद, इसमें क्या होता है? B6 किसमें करते हो? सिड्रोब्लास्टिक के साथ एसोसिएशन है B6 की? हाँ जी जी हाँ जी, मैम है इसमें B6 इसी में की करते है, हैं। सिडोप्लास्टिक में ना B6 कहते हैं क्योंकि ये अपना वो ना इसका को फैक्टर के तौर पे काम करता है, और ये अपना इसके वो एक एंजाइम था उसको ओके ये मैम। करता था। अब कौन सा? एग्जाम ये मैम वो जो है ना पोरफारिन, वो वाली पूरी सीरीज में बिल्कुल वहाँ बिल्कुल अच्छा, पे अच्छा। बिल्कुल हीम की सिंथेसिस नहीं होती, वहाँ पे एज अ कोफैक्टर चाहिए होता है ये एंजाइम। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। चलो लेकिन ये ना रेट लिमिटिंग एंजाइम्स और ये वाले एंजाइम्स ये लाजमी करने हैं, ठीक है? ये आजकल पूछ रहे हैं, लेकिन चलो हम जितना मैक्सिमम कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा चलो, तो 43 है माइक्रोसिटिक है, फेरिटिन है, सीरम ठीक है, प्लाज्मा हाई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आईबीसी ज्यादा हुई है उसकी, ठीक है? व्हाट वुड बी द लाइकली पैटर्न ऑफ इंटेस्टाइनल इन आयरन एब्जॉर्प्शन इन हिम? डाइटरी आयरन विल बी रेडिली अब्सॉर्ब्ड, ठीक है? रेडिली अब्सॉर्ब्ड डाइटरी आयरन इज इन 2 फॉर्म्स, हीम एंड नॉन हीम। जो हीम है उसमें क्या है आपका फेरस है, हाँ ये देखो, ठीक है? एंड रेडिली अब्सॉर्ब देन नॉन हीम। सो रिमेंबर इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ हीम इज रेडिली अब्सॉर्ब लाइक इन प्रीवियस पेपर, ठीक है, चूज इज ऑप्शन। तो बेसिकली ये वाली बात है कि वो कहते हैं, इधर मैंने किधर पढ़ा था क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, ये कि मोस्ट लाइकली आयरन इज हीम इज रेडिली अब्सॉर्ब्ड, ये वाला ऑप्शन उठाना है, ठीक है? अगर ये नहीं है फिर आपने डाइटरी आयरन विल बी रेडिली अब्सॉर्ब्ड। हालांकि अभी हमने जब ऊपर डाइटरी पढ़ा है तो उसमें उसने क्या बोला था कि ये मैम मोस्टली ये रेड फेरिक। हाईलाइट ना करे, नजर नहीं आता, येलो ठीक रहता। और कोई हुक्म करे वो कर लेते हैं, आप जैसा कहें वैसा कर लेते हैं। ये ले ये ले, ठीक है, ये लो। खतरनाक रंग था, मैंने कहा रिटेन ज्यादा रहता है। तो डाइटरी आयरन में वैसे ज्यादातर क्या होता है आपके पास फेरिक होता है, मगर अगर आपके पास ये हीम नहीं ना दिया हुआ उसने, हीम में आपका फेरस फॉर्म है दैट इज रेडिली अब्सॉर्ब। अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर आप फेरिक की तरफ जाओगे, ठीक है? ये इसने इधर लिखा हुआ है, एक दफा ये लाइन पढ़ मैम लेना। अच्छा ये डाइटरी आयरन वो जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह का बता रहा है, यस। हाँ इसमें एक बेसिकली एनिमल सोर्स होता है, और एक एक वो दूसरा प्लांट सोर्स होता है। प्लांट सोर्स कौन सा फॉर्म है? ये जो भी आपने मैम बताया ये फेरिक। फेरिक है, एक है, Fe3। हाँ अच्छा। जी, Fe3 वाला, और और एनिमल, एनिमल वाला हीम की फॉर्म में आएगा तो वो फेरस। ओके ठीक है, चलो ये कर लो भाई। अगर एनिमल सोर्स है तो ये रेडिली अब्सॉर्ब्ड है, प्लांट सोर्स है तो ये नॉन हीम है, दैट इज आपकी ये फेरिक फॉर्म, ठीक है? अच्छा चलो, अब सोडियम एब्जॉर्प्शन है, ये मैं पूछती हूँ। मैम एक दफ़ा वो विटामिन ई वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिएगा जो अच्छा आपने मैं बता बताया था देती अभी। हूँ, डॉक्टर उसामा देखो, जी जब वो कहेगा टिंगलिंग हो रहा है, ठीक है, नमनेस हो रही है फीट पे, मैम वो इस एमसीक्यूज में एक चीज आप और ऐड करें, जो लिवर क्या? डिजीज के साथ लिंक किया था उसमें, हाँ लिवर डिजीज भी हो उसमें गया, वो ओके। सीएलडी डिटॉक्सिफ, थी, मुझे हाँ अभी याद है। हाँ सीएलडी है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना लिवर, ठीक है? तो उसको यस क्या मैम। चाहिए,
हाँ, तो फिर मेरे नया सवाल याद आ गया, सब्र करो 1 मिनट। तो इसमें क्या करोगे आप लोग? इसमें जब इस तरह से डिज़ीज़ आएगा और अनीमिया नहीं हुआ, ठीक है। अनीमिया नहीं हुआ, फिर आप क्या करोगे? विटामिन ई, ठीक है? अब ये सारे सिम्पटम्स हैं और अनीमिया हुआ है, फिर क्या तो फिर करोगे? तो अल्टीमेटली वेल B12 के पास जाना B12। है। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये भी बता दो कि डिटॉक्सिफिकेशन ये क्या था, वो जो आपके होते हैं? बेसिकली मैम ग्लूटाथायोन है, हाँ, विटामिन ई है, विटामिन सी, विटामिन ए। नहीं, ट्रांसफेरिन भी आता है बीच में, जी हाँ, टैग के नेम से मैम। ग्लूटाथायोन, ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन, फिर विटामिन ई। ई, फिर सी, फिर ए। हाँ जी, अगर वो ग्लूटा पूछेगा कि कौन सा विटामिन आपके पास, ये होते क्या? ये ये एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। डॉक्टर काशिफ, पर्पल यूज़ कर लूँ? यस मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो एंटीऑक्सीडेंट अगर वो विटामिन पूछेगा तो ये विटामिन ई उठाना है, क्योंकि सीक्वेंस में विटामिन्स में पहले ई है, ठीक है? और सब्सटेंस पूछे तो ये ग्लूटाथायोन है। दैट वाज बेसिकली एंटी कैंसरस, बट नाउ आर डेज यूजिंग इन वो व्हाइटनिंग प्रोसीजर्स जितने भी हैं, ठीक है? अच्छा चलो बच्चों, अब मैं पूछूं जल्दी से। मैम टीसी क्या है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफेरिन। ओके मैम। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, TRANSFERRIN। अच्छा चलो बच्चों, अब मुझे बताओ कि सोडियम कहाँ से अब्सॉर्ब होगी? NaCl। कोलॉन। ओके, मैक्सिमम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इज इन? कोलॉन, जेजनम में पैसिव है, राइट? हाँ, अब ये वाली बात जो डॉक्टर हबीब कह रहे हैं, ठीक है? तो कोलॉन के एक्टिव और पैसिव कहाँ से? अब इसको डिफरेंस करने और इसी बेस पे आंसर्स आएंगे, ठीक है? Sodium is actively absorbed from both colon and jejunum, but active transport of sodium is more in colon than jejunum, ठीक है? तो अब जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेगा और सीक्वेंस दिया हुआ है आपको सोडियम का, देन इट इज लाइक कोलॉन इज ग्रेटर देन jejunum। अच्छा डॉक्टर, अपना क्या नाम है, हबीब, अभी जो आप बात कर रहे थे सोडियम की एक्टिव और पैसिव वाली, जी। ठीक है? तो बेसिकली वो एक्टिव की ही बात कर रहा है, पैसिव नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इज मोर इन कोलॉन देन jejunum, ठीक है? ओके। और ठीक है, हाँ जी। अच्छा चलो, वाटर मोस्टली अब्सॉर्ब फ्रॉम व्हाट? आइलियम। जेजनम। अच्छा, आइलियम। अच्छा, जेजनम। जेजनम होना ओके, चाहिए मैम। ये jejunum ही है, ठीक है? ओके। जिन्होंने आइलियम कहा है वो ठीक करो, ठीक है? अच्छा जी, मैंने कहा कि जब वो बात करेगा ना कि वो रिसेक्शन कर दिया और वाटर लॉस हो रहा है, तो फिर आपका आइलियम है और भूल गई है, ठीक है? डाइटरी फैट इज एब्सॉर्ब्ड, नहीं मैम, ये समझ नहीं आया, पीछे भी हमने वाटर के साथ जो इलियम पढ़ा था। मैम उसमें ये था ये कि सबसे ज्यादा वाटर जो है वो जिजनम में रीअब्सॉर्ब होता है, फिर उसके बाद हाँ अगर जी, हम जिजेक्टमी करें या कुछ इस तरह करें तो फिर इलियम आ जाएगा। लेकिन लोड अगर इलियम पे चला जिजेक्टमी जाएगा। और लियोस्टमी, हाँ जी, अगर जिजेक्टमी और इसकी लियोस्टमी करें तो फिर हमारे पास वो जो है ना ऑस्मोटिक डायरिया होगा। हाँ जी, ऐसे ही है डॉक्टर और वकास जो कह रहे हैं। क्लियोस्टमी जी, हाँ जी, बोले बोले। और जो क्लियोस्टमी करेंगे मैम तो उसमें फिर हमारे पास सिक्रेटरी डायरिया होगा। ठीक है, अभी हमने जो CS ऊपर किया था, ठीक है, वो किसका था? वो तो है शॉर्ट चेन और उसका था, लेकिन फिर भी CS यहाँ भी कर लो कि ऑस्मोटिक सिक्रेटरी और जो आप कोलोस्टमी वगैरह के साथ करते हो। अच्छा मुझे बताओ, अभी ये जो पॉइंट था डॉक्टर साहबा या डॉक्टर साहब जिन्होंने पूछा है, वो क्लियर हुआ है? वाटर वाला जो डॉक्टर वकास कह रहे हैं कि जब हम ये एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे वाटर की, तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में 80% है, ठीक है, लार्ज में 10% है। तो अभी वो कहते हैं कि जिजिनम अगर उसका कर रहा है एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा, जिजिनम रिमूव है, तो अगला लोड किस पे आएगा? इलियम में। इलियम पे आएगा। तो वो जब रिसेक्शन की बात करता है ना और वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो उसमें वो कहता है भूल गया, वो आपका इलियम है, ठीक है? तो वो फिर उसके बाद जिस तरह अभी डॉक्टर वकास ने बोला कि CS, तो क्लोस्टमी में आपके पास सिक्रेटरी है और ऑस्मोटिक इसमें इलियो और जी। जिजिनम। जिजनम अच्छा, एक कंपाइल्ड होती है जिसमें वो ऑस्मोटिक और दोनों होते हैं मैम। वो अब मेरे ख्याल में एक उसमें था क्लियोस्टमी में, वो मुझे याद नहीं है। वो एक होता है कि दोनों में आता है वो डायरिया, हाँ, दोनों मुझे भी डायरिया याद आते हैं, नहीं। ऑस्मोटिक भी आते हैं, सिक्रेटरी भी आते हैं। वो पता नहीं हाँ, किस में करवाते थे, दोनों में आते। क्लियोस्टमी में होती थी, पता नहीं, मुझे चलो याद कोई नहीं ना, मैम। मुझे भी याद नहीं आ मैम रहा। एक चलो, बार वो बता दें कि वाइब्रो कोलेरा में कौन सा डायरिया था? सेक्रेटरी। सिक्रेटरी अच्छा, डायरिया।
सेक्रेटरी था डॉक्टर, क्या नाम है आपका, डॉक्टर हबीब, मैं फिर भी दिखा देती हूँ। उसमें मैम ये ना ये कि देखो, साइक्लिक एमपी की वो ज्यादा हो जाती थी तो स्क्रीटरी डायरिया होना शुरू हो जाता था। साइक्लिक हाँ एमपी जी वो ज्यादा मतलब इंक्रीज होना शुरू होती थी। जी, ठीक है डॉक्टर हबीब, इसको जी ठीक है स्क्रीनशॉट कर लो। वैसे तो आपके पास बीआरएस भी है, देख लेना, ठीक है। जी ठीक है। सीवीएस कर लो, सीवीएस, सी से अपना कॉलरा कर लो। वैसे सी से कॉलरा नहीं है, सी से क्लोराइड था, बी से विब्रियो था, एस से सिक्रेटरी था, सीवीएस। ठीक है, कितने अच्छे निमोनिक्स बना रही हूँ मैं बैठ के आज। चलो अच्छा, आगे चलते हैं। इधर से ना, और कितने पेपर्स कर लिए हमने? 87 से स्टार्ट किया था। 96 से स्टार्ट किया है। 96 से स्टार्ट किया था मैम। नहीं, 0.96 से। डॉक्टर एसन ने कल मुझे कह देना, डॉक्टर साहब आप रहने दें, आपका ना हरफ ही नहीं पूरा होता, तो आप पढ़ाना छोड़ दें। चले अभी हम आगे पढ़ते हैं। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड अकर इन जुजिनम हो गया। लॉस ऑफ फ्लूइड, हाँ जी, लॉस कहाँ से होगा बच्चों? मैम कोलोन। कोलोन से। कोलॉन से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब इन जुजिनम, लॉस इन कोलॉन, ठीक है। अच्छा जी, ये सब हमने पढ़ लिए। तो patient underwent abdominal surgery after which he repeatedly required fluid resuscitation due to which electrolyte loss, ठीक है, his gut has been removed leading to, तो ये इलियम है, ये वाली बात करती हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं ये कर रही हूँ बच्चों, मैं रीड मारने लगी हूँ, जल्दी जल्दी अब सुनते जाओ। A patient with fluid loss now shows metabolic acidosis. Metabolic acidosis है hypokalemia, ठीक है। Loss will be in colon, ठीक है। Metabolic acidosis और hypokalemia, ये वाला क्या फीचर है इधर? हाइपोकलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस बच्चों। मैम हाइपोकैलेमिया तो इसलिए है ना क्योंकि कोलोन में एक्टिवली सिक्रीट होता है पोटेशियम। ठीक है, और एसिडोसिस, ये कल जवाब देना। बाइकार्बोनेट लॉस। लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्ब की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? ये मैम जुजिनम में नहीं होती बाइकार्ब की? बाइकार्ब की वजह फ्लूइड एंड ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोलाइट वहीं पे। क्या कह रहे हो? मैम आप किडनीज की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, किडनी की किडनीज नहीं, की इधर ही बात कर रही हूँ, गट की। मैम ये बाइकार्ब जुजिनम में नहीं होती रीअब्जॉर्ब? मैम बाइकार्ब तो आइलिन में नहीं होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सारे। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिहाज से अगर देखें तो फिर होनी तो वहीं चाहिए। अच्छा चलो, इस पॉइंट को ना कल करते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको कल कराती हूँ। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन, तो ये कौन सा सबलिंगुअल है? तो सबलिंगुअल वेन, ठीक है। ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्वास डिफ्यूजन, देखो एक्वास में क्या होता है, क्या होते हैं? वाटर, ठीक है। तो इसमें पोर्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं मैम। एक्वा, हाँ, एक्वापोरिन पोर्स वगैरह, ठीक है। तो ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या? एफेड्रिन, ठीक है। तो ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्वास डिफ्यूजन से कौन सा ड्रग है? एफेड्रिन, ठीक है। ई से एफेड्रिन और ई से एक्वा, आपके पास ई से कोई कंपनी नहीं है वाटर की? एक्वाफीना टाइप का एक्वाफिड्रिन, ठीक है। तो इसका याद रख लो, एक्वास डिफ्यूजन। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस मस्ट बी फर्दर डाइजेस्टेड, ठीक है। ये जब भी आएगा ना कि फर्दर डाइजेशन चाहिए, तो सुक्रोज अभी हमने ऊपर किया था, किस में जाएगा? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज में, ये ग्लैक्टोज मैंने, से फ्रुक्टोज में। ठीक है, इसलिए ग्लैक्टोज था या ग्लूकोज था? मैम ग्लैक्टोज था। ग्लूकोज था, ग्लैक्टोज वो नहीं तो था। लैक्टोज वाला था ना, उसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में जाता है। ये लो डॉक्टर काशिफ या डॉक्टर जो आपने मेरा फ्रुक्टोज वाला पॉइंट विकास, बताया। हाँ ये देखो ना, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जाएगा, तो ये मैम जरा देखो। इसका लैक्टोज जो है वो स्क्रीनशॉट। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में जाए। मैम जरा हाँ, स्क्रीनशॉट मैंने। ये लो, ले लो, रंग तो नहीं चेंज करने, ले लिया? डॉक्टर काशिफ ले ओके लिया है? जी जी मैम ले लिया, डॉक्टर विकास ले लिया मैम। अच्छा, ये डॉक्टर वकास है, ओके ओके ओके। चलो, फैट ड्राइव फ्रॉम न्यूट्रिशन, यार आप लोगों के नाम अगर इधर उधर हो जाए समझ आया करो, ठीक है। अच्छा, फैट ड्राइव फ्रॉम न्यूट्रिशन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय
प्रेपरेशन इनटू, अब ये देखो फैट का मैंने बताया मिसल्स, ठीक है, एंटेरोसाइट्स जो से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स, डिसेक्शन ऑफ हाइलियम, ठीक है, सम पार्ट ऑफ जिजनम कॉज 10 to 20 बाउल मूवमेंट पर डे, कॉज इज ऑस्मोटिक, ये है बच्चों, डिसेक्शन ऑफ इलियम एंड सम पार्ट ऑफ जिजनम, ठीक है, 10 to 12 बाउल मूवमेंट पर डे, तो ये आपके पास ऑस्मोटिक प्लस सिक्रीटरी है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन है, डिक्रीज इलियल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स रिजल्ट इन फैल मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो इलियम में फैट की एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं होगी, स्टीटोरिया होगा। द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल सॉल्ट एंड फैटी एसिड टू कोलॉन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कोलॉन में जा रहे हैं, डिक्रीजेस द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेट एक्टिव क्लोराइड एंड वाटर सिक्रीशन, तो इन सब की सिक्रीशन करेगा, प्रोड्यूसिंग क्लोराइड लाइक हाई वॉल्यूम सिक्रीटरी डायरिया, जैसा कि किस में होता है, मैम विब्रो कॉलरा में। कॉलेरा में, ठीक है। तो बेसिकली इलियम की अगर एब्जॉर्प्शन नहीं ठीक, बाइल सॉल्ट्स वगैरह जो कि बेसिकली फैट के लिए कर रहे हैं, तो स्टीटोरिया होगा, स्टीटोरिया के साथ ये वाला इफेक्ट होगा जो कि क्लोराइड और वाटर की सिक्रीशन, जो कि बल्क होगा, दैट इज सिक्रीटरी डायरिया। द लॉस ऑफ इलियोसिकल वॉल्व, वॉल्व प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो का, तब जब वॉल्व का ये आपका मैकेनिज्म नहीं होगा, लॉस ऑफ इलियोसिकल वॉल्व एंड इलियम सेगमेंट, ठीक है, इलियम को रिमूव कर दिया, एक्सेलरेट इंटेस्टाइनल ट्रांजिएंट टाइम which does not allow for complete digestion and absorption of food. Water and electrolyte remain associated with undigested food particles and may overwhelm the absorptive capacity of the colon resulting in osmotic diarrhea। हाँ जी बच्चों, अब इधर से क्या समझ लगती है, ऑस्मोटिक और सिक्रीटरी में क्या फर्क है? मैम जो सिक्रेटरी डायरी है ना उसमें ऐसा हो गया कि जो है ना, जैसे इसने कहा है कि वो फैट आ रहे हैं फैट कोलोन वगैरह, में, हाँ तो ठीक है, वो वाटर को अपनी तरफ खींचेंगे और हाँ जी अब्जॉर्ब नहीं होने देंगे बैक, तो ठीक उसकी है, वजह से ये सिक्रेटरी डायरी है, वाटर सिक्रेट आउट हो जा रहा है साथ ही ठीक है, साथ उसके। में क्लोराइड वगैरह जा रहा है तो हाँ वो जी। बल्क फॉर्म हो गया। हाँ, ऑस्मोटिक में क्या? ऑस्मोटिक डायरिया में ये है कि ट्रांजिएंट टाइम इंक्रीज हो गया हुआ है, जिसकी वजह से उसको टाइम ही नहीं मिल रहा वाटर ऑब्जर्व होने में। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर वाटर जा ऑस्मोटिक रहे हैं। डायरिया हुआ। हाँ, ऑस्मोटिक किसके रिलेटेड है, आपके इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है या किसके रिलेटेड है? मैम सल्यूट से अनडाइजेस्ट रिलेटेड है ऑस्मोटिक, सोल्यूट, हाँ और जो सोल्यूट से सिक्रीटरी है रिलेटेड है, वो वाटर सिक्रीट हो रहा है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तो इसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एंड मे ओवरवेलम द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द कोलोन रिजल्टिंग इन ऑस्मोटिक डायरिया, बस, ठीक है। जैसे ऑस्मोटिक में लाइक आपके पास ऑस्मोल्स हैं तो इधर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, और सिक्रेटरी में आपके पास क्योंकि वो है ये मिस जो फैट वाला स्टीटोरिया, तो वो अपने साथ फिर कंटेंट लेके जा रहा है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन को नहीं हिंडर कर रहा है और उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा है, बस सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक जी है। मैम, साथ में ना जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो ऑस्मोटिक की एग्जांपल है, ओके, लैक्टोज कि उसमें जो इंटॉलरेंस, डायरिया होता है वो ऑस्मोटिक होता है। थैंक यू, इंटॉलरेंस, ओके ठीक है। 24 ईयर मेल है। अच्छा बच्चा, ये वाली डिजीज की है आप लोगों ने, इसको जल्दी जल्दी मैं पूछ लूँ, ये तो सुनी हुई है ना डॉक्टर? नहीं अभी सुनना नहीं है, अभी मैं करा देती हूँ, इतना टाइम नहीं है। येलो मार्कर, 24 ईयर है, प्रेजेंटेड विद वॉमिटिंग है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया लास्ट 10 ईयर, बल्कि रैपिड फायर करती हूँ। अच्छा जी 24 ईयर है, वॉमिटिंग कर रही है, ठीक है, डिस्फेजिया है, इनिशियली सॉलिड और फिर लिक्विड, सॉलिड फॉलोड बाय लिक्विड, ठीक है, तो 30 kg लॉस्ट हो गया उसका वेट 3 इयर्स में। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे उसकी? कैलेरिया, बेरियम, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, ठीक है। अच्छा, बेरियम शेरियम किस लिए करा रहे हो बच्चों? मैम बेरियम तो यूजुअली एक लेजिया में कराते हैं ना, एरिया के लिए नाम बर्ड बिग अपीयरेंस। एक अपीयरेंस में स्मार्ट। अच्छा, एक लेजिया की क्या फीचर है बच्चों? पेशेंट है डिस्फेरियस, स्वेट, चेस्ट पेन है, डिफिकल्टी इन बेल्चिंग, ठीक है, एंड एयर फ्लूइड लेवल्स है, ठीक है, बर्ड बी की अपीयरेंस आएगी इसमें, फीमेल है, इमरजेंसी कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, डिस्फेजिया, वॉमिटिंग, डिफिकल्टी इन बेल्चिंग, ईसीजी नॉर्मल है, ठीक है, चेस्ट पेन को हमने रूल आउट कर लिया, चेस्ट एक्सरे में एयर फ्लूइड लेवल है इन एसोफेगस, तो डायग्नोसिस एसोफेजियल एक्लेजिया, ठीक है, 40 ईयर है, एक्लेजिया एसोफेगस का, कौन सा प्लेक्सस है बेसिकली? माइंटेरिक प्लेक्सस इन किधर? लोअर एसोफेगस में, ठीक है। माइंटेरिक आपकी मसल मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, मोटिलिटी के रिलेटेड है, ठीक है, जबकि आपके पास और जो आपके पास मीजनर, मीजनर्स, हाँ, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका? ओजरबैक,
Submucosal plexus. यार सब में जी मैम ठीक कह रही हैं, सबम्यूकोजल मेजनर्स एक ही हैं ओके और सबम्यूकोजल जो और माइंटेरिक है वो और बैक होता है। और बैक है, ठीक है। Mindteric और back है। ओके सबम्यूकोजल से आपका सिक्रीशंस, तो ये सिक्रीशन से रिलेटेड है, ठीक है, और ये मोटिलिटी के रिलेटेड है। अच्छा तो ये लोअर एसोफेगस को नहीं भूलना, इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो डिस्टल जो प्रॉक्सिमल एंड है ना वो डायलेटेड होते हैं और डिस्टल एंड ऐसे होते हैं, ठीक है, ये बर्ड की अपीयरेंस आती है। अच्छा तो एक्लेजिया एसोफेगस माइंटेरिक प्लेक्सस डेफिशिएंसी इन लोअर एसोफेगस, एक्लेजिया कार्डिया डेफिशिएंसी ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन वेगस ऑफ वेगस नर्व। मुझे बताओ सिंपैथेटिक की अगर ये गैंग्लियोनिक है फिर क्या होगी? पैरासिम्पैथेटिक की सिंपैथेटिक? मैम रिपीट कर पैरासिम्पैथेटिक। दें। पैरासिम्पैथेटिक ए गैंग्लियन है तो कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व करेगा? मैम ये प्री गैंग्लियोनिक पेल्विक वाला हर्षप्रंग, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक और ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट, ओके ठीक है, जो कि हाँ पेल्विक S2 S3 S4 को इन्वॉल्व कर रहा है, दैट इज हर्षप्रंग डिजीज, ठीक है। तो एक गैंग्लियोनिक ये, एक वो है, वो लोअर एसोफेगस को। और ये कहाँ पे है? इस दफा एक एमसीक्यू आया था, उसने पूछा था एनएस को है, रेक्टम को है या सिग्मोइडो रेक्टल है, ऐसा कुछ था। तो उसमें सिग्मोइडो रेक्टल था, ठीक है, पोर्शन इसमें। मैम ये एक आपका मेगाक्लोन में भी ये एक गैंग्लियन का कुछ था इस तरह का, वो एब्सेंट होते हैं। अच्छा डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर वकास, वो हम ना विकास। कल करेंगे, मैंने हाँ नहीं याद हो गया मुझे, वो ना मैं निकाला हुआ है बट इधर इधर नहीं करते, इधर अभी पहले कवर कर लें, ठीक है, जी फिर भी मैम मुझे दो कल आप ना वो डिफरेंस भी फिर बता दीजिएगा किसका? ये मेगाकोलॉन के अंदर और हर्ट्जबर्ग के अंदर। अच्छा ये मुझे टेक्स्ट कर देना डॉक्टर हबीब, फिर मैं बता दूंगी, मुझे भूल ठीक है। जाएगा नहीं तो, ठीक है, ओके। चलो द गट ब्रेन स्टिमुलेशन फॉर माइंटेरिक प्लेक्सस थ्रू विच हार्मोन एसिटाइलकोलिन, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो जो गट मोटिलिटी को इनिशिएट या स्टिमुलेट करता है या इंक्रीज करता है ना सारी उसकी सिक्रीशन डाइजेशन को, दैट इज एसिटाइलकोलिन। तो गट ब्रेन स्टिमुलेशन ऑफ माइंटेरिक इज बाय एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एंड इनहिबिशन इज बाय Norepinephrine. विच इज द पार्ट ऑफ sympathetic, ठीक है। if Sympathetic. हाँ it is food bolus get stuck in middle third of the esophagus, middle third बच्चों क्या इसकी वो है epithelium, it is transition between skeletal plus smooth muscles, ठीक है। तो during swallowing which mechanism will push down the stomach, secondary peristaltic caused by mesenteric plexus, ठीक है। इनिशियली आपकी आती है पहले अपनी प्राइमरी पेरिस्टालिसिस, दैट इज फॉलोड बाय सेकेंडरी। वो किस तरह होगा वो कल हम मोटिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो से ये वाला ये मैं कल सुनूंगी भी। डॉक्टर ऐसा नहीं कराइए ना आप लोगों को पेरिस्टालिसिस मूवमेंट? मैम अभी तो नहीं करवाई है। अच्छा चलो वही मैं कल कराऊंगी, ठीक है, ये बस याद रखना कि बोलस आया स्टक हो गया मिडिल थर्ड में, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोपेल करता है ना आगे की तरफ वो होता क्या है, आया उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये फर्स्ट आपकी प्राइमरी है। अब जो जिसने उसको आगे पुश करना है ना दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा चलो सेकेंडरी एसोफेजियल पेरिस्टालसिस इज इनिशिएटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ द एसोफेगस, ठीक है, तो डिस्टेंड करेगा और फिर एसोफेगस के पार्ट को और फिर वो करेगा। ओके सॉरी मुझे याद आ गया, डॉक्टर ने कहा है हमें येलो पेन यूज करने को, पॉइंट यूं कर लेती हूँ। अच्छा चाइल्ड विद डिफिकल्टी swallowing followed by vomiting of putrid food on barium meal, dilation of esophagus and narrowing noted to eclasia। बॉय है इमरजेंसी चेस्ट पेन, सारे फीचर्स वही दिए हुए हैं, ठीक है। बेरियम swallow में esophageal enlargement and ECG नॉर्मल, तो esophageal eclasia, dysphagia to liquid only is due to। अच्छा बच्चों ये देखो वो कहते हैं कि एक बंदा है उसको है चाहिए डिस्फेजिया टू लिक्विड, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, वेट लॉस वगैरह ऐसे इतना सिग्निफिकेंट नहीं देता, तो उसमें न्यूरोमस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन है। एक वो देता है कि एक पेशेंट है उसको मिडल नेक में, ठीक है, स्वेलिंग है और डिस्फेजिया टू पुडिंग है, ठीक है, वो कंप्रेस कर रहा है स्ट्रक्चर, तो किधर का कार्सिनोमा है ये बताओ? लैरिंक्स का मैम। लेरिंग्स का शाबाश, ये लैरिंक्स के साथ आता है, ठीक है। तो फिर रिपीट कर देती हूँ, पुडिंग से है और मिड नेक की स्वेलिंग, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर या कार्सिनोमा ऑफ व्हाट, तो लैरिंक्स है, ठीक है। फीमेल है डिस्फेजिया लिक्विड लास्ट 6 मंथ, लेरेंगोस्कोपी शो नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ द ट्रैक, हिस्ट्री ऑफ ट्रैक,
लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो लेरिंगोस्कोपी हम किसको ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं? इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी होती है, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी तो लेरिंगोस एयरवे के लिए होता है। हाँ जी, एयरवे के लिए होता है, ठीक है। तो उसने लेरेंजियल कार्सिनोमा को रूल आउट करते हुए बताया, तो इट्स लाइक आपका लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर, जब डिस्फेजिया इसके साथ है तो आपका है न्यूरोमस्कुलर इसके साथ, ठीक है। 40 ईयर है, फीमेल है, ठीक है, प्रेजेंटेड विद डिस्फेजिया स्पेशली टू लिक्विड बेरियम एनीमा, ठीक है। गैस्ट्रोस्कोपी आर नेगेटिव ऑफ एंड एनी फाइंडिंग विच ऑफ फॉलोइंग, तो सब कुछ वो आपका नेगेटिव है, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फीमेल है, हाइपरटेंशन है, प्रेजेंटेड विद डिस्फेजिया, हाइपरटेंशन है, डिस्फेजिया, टोसिस है, मियोसिस है एंड हाइड्रोसिस और एनॉफ्थैल्मस है। तो आर्टरी कौन सी है? ये किसकी बात कर रहा है बच्चों? मैम ये सर्कस और विलस की बात कर रहा होगा। हाँ जी, पाइका पिकाचू दैट इज डिस्फेजिया। तो ये कौन सा है? लैटरल मेडुलरी, मिडल मेडुलरी? मैम लेटरल है। लेटरल मेडुलरी दैट इज lateral medullary, वेलन बैक सिंड्रोम। वेलनबर्ग। Waardenburg syndrome, सिंड्रोम, ठीक है, पिकाचू। तो इसमें क्या होता है आपका? डिस्फेजिया एंड च्यूइंग प्रॉब्लम वगैरह होती है, ठीक है। टोसिस, मियोसिस dysphagia एंड के साथ एनहाइड्रोसिस, ये किसके साथ है? सिंपैथेटिक चेन को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो हॉर्नर को भी करेगा ये, ठीक है। और एनॉफ्थैल्मोस, ठीक है। तो ये हो गया क्रेनियल नर्व्स जो आई रिलेटेड है वो। 58 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिस्पेजिया इन swallowing, लॉस्ट वेट, अपर जीआई एंडोस्कोपी में आपको है नियरली सर्कमफ्रेंशियल मैस है, ठीक है। ओवरलाइंग अल्सरेशन इन मिडल एसोफेगस में है, ठीक है। तो बायोप्सी ऑफ द मैस रिवील पिंक पोलीगोनल सेल्स, मार्केटली हाइपरक्रोमेटिज्म, लाइक कार्सिनोमा वाले फीचर्स, प्लियोमॉर्फिज्म वगैरह, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। तो अभी हमें क्या पता हो कि उसने हमें इधर तो कुछ नहीं दिया हुआ कि अल्कोहल के साथ, नीचे चलो उसने दिया होगा ऑप्शन। वैसे इसमें जो इस क्वेश्चन में से मेंशन किया है ना, पिंक पोलीगोनल सेल्स हैं और मार्क्ड हाइपरक्रोमेटिज्म है और प्लियोमॉर्फिज्म है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ होगा, तभी उसने इसे रिलेट किया, या फिर ये एडिनोकार्सिनोमा होगा। अच्छा बच्चे देखो, ये पार्ट कौन सा है? मिड एसोफेगस। तो कौन सा मिड होना चाहिए था? एसोफेगस के अंदर होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है डॉक्टर साहबा, यस मैम। ठीक है। ये देखो पता है क्या होता है ना, हम यही, मुझे ना काफी स्टूडेंट्स के आते हैं मैसेजेस, डॉक्टर साहबा हमने इतना सब पढ़ा ये वो, एक्चुअली ना हम उधर चाह के भी एक्टिव नहीं हो सकते, इतने रिफ्लेक्सेस नहीं होते ना, एमबीबीएस करके भूल जाते हैं एग्जाम देना। तो और ये मैम वाली ये क्रोनिक अल्कोहलिज्म इसलिए है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग और अल्कोहल है। ओके, ठीक हो गया, ठीक है। जी मैम, मैं यही पूछ रही थी कि क्योंकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है तो उसमें अल्कोहलिज्म इसके साथ रिलेटेड होगा, स्मोकिंग का जो था मेरे ज़हन में। हाँ, स्मोकिंग में तो वैसे बैरेट्स भी आएगा, लेकिन चलो उसने ऑप्शंस पता नहीं क्या क्या दिए, ऑप्शंस के लिहाज से ये क्वेश्चन है, ये वन लाइनर है। 48 ईयर है, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है बच्चों, जल्दी बताओ मुझे पार्ट्स। पॉन्स मेडुला। ब्रेन, पोन्स, मेडुला। शाबाश। तो वर्टिब्रल आर्टरी डायसेक्शन फॉलोइंग अ वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी क्या आगे दे रही होती है? बेसिलर आर्टरी। बेसलर आर्टरी, यहाँ से फिर वो पॉन्टाइन, ये वो एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल, ये सब कुछ आ रही होती है, ठीक है। डायसेक्शन ड्यू टू स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, द पेशेंट डेवलप विद डिस्फेजिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इज व्हाट? न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस कौन सी नर्व का लेके जाती है? मैम 9 10 11 की डॉक्टर, 19। ठीक है। 11 का जो स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ जी, जुगुलर क्रेनियल कॉर्ड। फोरामेन से जो गुजर रही होती है वही न्यूक्लियस एम्बिगुअस, दैट इज 9 10। तो ये डिस्फेजिया से रिलेटेड होगी, ठीक है। जी चलो, swallowing dysphagia with a patient with bilateral diplopia, डिप्लोपिया किसके साथ है बच्चों? मुझे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों बताओ। वर्टिकल। हाँ मैम बोल दो, थर्ड। अभी मैंने लिख दी है। कितने चली है? थर्ड, हाँ ये थर्ड है, थर्ड वर्ड नहीं बच्चे, ये देखो वी से मैंने कहा था कि आपने 4 याद रखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जोन से ये 6 के साथ होता है, और जो आपका है ना ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अब ये थर्ड थी, ये कंफर्म कर लो। जी सेकंड, मैम ये थर्ड ही है। हाँ सेकंड आपका टोसिस, और वो टोसिस से रिलेटेड कौन सी होती है? मैम थर्ड ही है।
प्रोसेस में भी। वो थर्ड होती है और आई ओपनिंग के लिए वो जो है वो फेशियल होती है। लिबेटर पैल्पेब्रल, ठीक है, उसके साथ सेकंड है, ठीक हो गया। चलो, पेशेंट है तो इधर किधर, तो ये बेसिकली क्या, डिप्लोपिया टोसिस है, डिफिकल्टी च्यूइंग। तो ये जो सा बायलैटरल डिप्लोपिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल डिप्लोपिया टोसिस है और डिफिकल्टी इन च्यूइंग। तो ये मस्थेनिया ग्रेविस में सारी मस्कुलर एक्टिविटी, वीकनेस, लेथार्जी, ये वो जिसमें आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स का होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। तो ये मस्थेनिया ग्रेविस है। एक फ्लॉपी बेबी है जिसमें एसिटाइलकोलिन होता है। चलो, पेशेंट है लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड है, ठीक है, एंडोस्कोपी पे एसोफेजियल बायोप्सी शोड गॉबलेट सेल्स एंड कलमनर सेल्स। तो कलमनर सेल्स आ गए, ठीक है। बैरेट एसोफेगस मैंने लेवल क्या बताया था, मोर देन 3 सेंटीमीटर। चलो, प्री मैलिग्नेंट ये मैं सुन लूं, जी मैम। यस मैम। थोड़ा थोड़ा होश कर लोगे, नहीं तो नींद आएगी। चलो बच्चों, ये कब तक मुझे पढ़ना है जल्दी, मैम? जब तक है जहाँ। मैम सुबह 8 बजे ड्यूटी नहीं, पे सिर्फ जाना है। सिर्फ 10 मिनट। एक्चुअली मेरी क्लास बहुत लेट हो गई है ना, आप लोग भी पता नहीं क्या करते रहते हो, डॉक्टर्स को बताते नहीं हो कि क्लास है या नहीं है आगे। मुझे बताओ कि जीआईटी के टोटल पेज कितने हैं? मैम आई थिंक 21 है या मुझे से। बाकी नहीं, अभी नहीं से बाकी नहीं, बाकी मैं कितने टोटल हैं? बता रहा हूँ नहीं, ये 92 पेज से देखना आपको। डॉक्टर मैं हबीब इन्फॉर्म कितने। में भी कर देता हूँ। 111 तक के टोटल पेज नंबर। 92 और 111, 92 और 8, 110 तक। 19, ओहो 19 पेजेस हैं। डॉक्टर एहसन ने कल मुझे बाय बाय वाकई कह देना। चलो ठीक है, अभी रेस्पो का भी एक लेक्चर आप लोगों का रहता है। चलो जी छोड़ो, मैम। चलो। मैम मैं आप क्या- 3:30 बजे क्लास रख लेना कल। अच्छा, मैं डॉक्टर मैम एहसन कल को लेट कर दूं कल, है ना, उन्हें भी कल ना पता आप चले 3 से कैसे 6 नहीं कैसे। मैम, मैम कर नहीं, लेना। वो 3:30 6 बजे बजे से तक आते हैं। ऑनवर्ड आप 6 बजे तक मैम भी कल करना आप तो कोई इशू नहीं है। दो क्लासेस लेने हैं, एक दोपहर को लेने और एक रात को अपने टाइम पे। ये ठीक है इतना कर लोगे आप लोग, थक नहीं जाओगे? जी जी कर नहीं लेंगे मैम मैम, ठीक। कर मैम, लेंगे। कर लेंगे। मैम हाँ, मेरा आपके ख्याल है क्लास 2 जो है क्लासेस वो रहती है ना। इंटरेक्टिव होता है ना, तो इतना हाँ फिर जी, नहीं मजा थकते आता हैं। है, जागता रहता है बंदा। चलो ठीक है, फिर 2 क्लासेस कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा फिर मुझे बताओ, स्केमोकोलमनर जंक्शन इफ इट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर इन लोअर एसोफेजियस, तो फिर क्या करेगा बच्चों ये कॉज? मैम बेरेट एसोफेगस। बैरेट। शाबाश 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 शाबाश। अभी और बैरेट जो है वो एडिनोकार्सिनोमा का हाँ जी, यस शाबाश हो गया। लोअर 1/3 पे क्या होगा? मैम एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, वो कहता है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड चेंज इन लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस बैरेट। इज क्लमनर बैरेट हाइपरप्लेजिया, क्लमनर हाइपरट्रॉफी। मैम कलमनर हाइपरप्लेजिया हाइपर हो जाएगा। शाबाश, मेटाप्लेजिया। इसको प्लेजिया इंटेस्टाइनल प्लेजिया। मेटाप्लेजिया भी कहते हैं। हाँ जी, वो चला जाएगा उसमें। कौन करता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होगा मेटाप्लेजिया? ना मैम? मेटाप्लेजिया होगा, कलमनर तो यार मेटाप्लेजिया। डॉक्टर काशिफ, हाइपरप्लेजिया होगा, फिर मेटाप्लेजिया को लीड करेगा, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, वो ऑप्शंस के लिहाज से ना कि उसने क्या पूछा होगा, इधर हाइपरप्लेजिया दिया हुआ है। अच्छा चलो, एडिना कार्सिनोमा किधर होगा, क्या कॉज करेगा डिजीज? लोअर। बैरेट एसोफेगस। ठीक हो गया। बैरेट एसोफेगस इज एग्जांपल ऑफ, अभी बताओ। मैलिग्नेंट। मेटाप्लेजिया, कोलमनर ठीक है, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया की मुझे डेफिनेशन बताओ। रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेल बाय एबनॉर्मल। अच्छा, और कोई बताए? स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ वन एपिथेलियम इनटू अनदर एपिथेलियम, ये सुना है मैंने, सुना है कभी ये? यस मैम। ठीक जी है, मैम इस मैं तरह से डेफिनेशन हमेशा आती है। मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा ओके, मैं एक सेकंड बताती हूँ। अच्छा ये देखो डॉक्टर हबीब, ये देखो, अगर तो ये लेट्स सपोज आपके पास थी स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, और ये चली गई है कलमनर में, वन एपिथेलियम इनटू अनदर एपिथेलियम, ये है आपका मेटाप्लेजिया, ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जिसमें ये फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंज आया, ठीक है, ये डेफिनेशन है मेटाप्लेजिया की। अब आप आ जाओ डिस्प्लेजिया की बात करो। मेटाप्लेजिया लीड्स टू डिस्प्लेजिया, एडवांस स्टेज ऑफ मेटाप्लेजिया। इसमें क्या है, सेल का साइज
ठीक है, एनसी रेशो, ठीक है, एनसी रेशो, साइज, पोलैरिटी, ये वाली है, ठीक है, और प्लियोमॉर्फिज्म दैट लीड्स टू डिस्प्लेसिया, तो ये डिस्प्लेसिया, ठीक है। ओके ओके, चलो अभी मैं बस जल्दी से सुन लूँ थोड़ा सा। अच्छा, patient presented with rapid development of dysphagia to solid and had history of weight loss, and her hematocrit was 30%. Diagnosis is what? Dysphagia to solid है, Esophageal carcinoma. एसोफेजियल esophageal कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, एक पेशेंट है, उसको वेट लॉस नहीं आ सच, बट इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी पे हमें कुछ नहीं मिला, उसको क्या है, वेट लॉस या डिस्फेजिया? Achalasia. हाँ, नहीं। तो फिर वो न्यूरोमस्कुलर वाला लॉस होगा। शाबाश, 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 डॉक्टर आयशा को एकदम आया। चलो, हाथ हो गया। टिपिकल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, ठीक है, फर्स्ट टू सॉलिड देन टू लिक्विड एंड वेट लॉस, पुअर प्रोग्नोसिस होगी ये, ठीक है। एसोफेजियल कार्सिनोमा। हाँ जी, एंड इट इज लाइक पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताओ कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का को मुझे एक बच्चा जल्दी से बताए कि किसके साथ एसोसिएशन है और कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करेगा। स्मोकिंग, अल्कोहल मैम के स्क्वेमस साथ सेल और कार्सिनोमा जो है वो अपर मिडल टू थर्ड को इन्वॉल्व करता है एसोफेगस की, और ये एसोसिएटेड होता है अल्कोहलिज्म के साथ और स्मोकिंग के साथ, और यूजुअली एकलेजिया में इफेक्ट होता है। हाँ जी, और हॉट लिक्विड, हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे होते हैं, बेचारे इज्जत में चुप हो जाते हैं, हवातीन की वो रिस्पेक्ट करते हैं और बोलने देते हैं। चलो, एडिनो कार्सिनोमा बताओ भाई, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है और किधर एरिया कौन बैरेट सा? एसोफेगस के साथ है और ये लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस पे होता है। लोअर थर्ड, अच्छा लोअर थर्ड, ओके ठीक है। अच्छा, आगे बोलो। और क्या बैरेट बस एसोफेगस, और जी कौन जी से होते हैं? मोटे लोग, गर्ड के साथ, सिगरेट स्मोकिंग, इतना सब कुछ है, क्या हो गया? अच्छा चलो, हाँ मुझे बताओ, एसोफेजियल कार्सिनोमा में स्पेसिफिक डाइटरी प्रोडक्ट कौन सा होगा? नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स, नाइट्रोसामीन किस में होता है? मतलब हम जो खाते पीते हैं उसमें कौन सी चीज है? बारबेक्यू करते हो? स्मोक बारबेक्यू फूड में, में होता है। बारबेक्यू के स्मोक में शाबाश, होता है। स्मोक में, ठीक है। चलो, इन अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक ड्यूरिंग एन एंडोस्कोपी, डॉक्टर हबीब इसका आंसर आप पहले दे चुके हो, फिर से सुनो। डायग्नोस्ड पेशेंट विद एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक ड्यूरिंग एन एंडोस्कोपी, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर लेजन इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट? प्रिकर्सर कौन सा है बच्चों इसमें? एडिनोकार्सिनोमा उसको स्टमक का। बैरेट एच पाइलोरी। एच पाइलोरी है फिर। नहीं, ये मेटाप्लेजिया, कौन सा मेटाप्लेजिया एसोसिएटेड है, प्रिकर्सर है इसका? मैम इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। शाबाश, शाबाश, डॉक्टर हबीब ने पहले बताया था इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ठीक है। चलो, पेशेंट है 40 पैक पर ईयर पी रहा है, मैम ठीक ये है, जो और क्वेश्चन आपने अभी पूछा है इसकी स्टेटमेंट जरा दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा, ये ना मैं बार-बार रिपीट करना पड़ना, मैं स्क्रीन शॉट करती हूँ, ये देख लीजिए। पेशेंट है, ठीक है, उसको एडिनोकार्सिनोमा है, डायग्नोस्ड स्टमक का, ठीक है। एंडोस्कोपी में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर लेजन इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट, ठीक है। ओके एडिनोकार्सिनोमा स्टमक के साथ दूसरी प्रिकर्सर लेजन कौन सी है? इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। अच्छा चलो, इधर से जल्दी करके तो बस हम यहाँ पे आज मैम खत्म ये कर वही देते है हैं। ना, एच पाइलोराई जो है वो इंटेस्टाइनल वो मेटाप्लेजिया भी करवाता है। ये वो दो हाँ टाइप जी, के होते हैं, वो जी कार्स जी वो एट्रोफिक लियंस के। गैस्ट्राइटिस करता है और उसके बाद इंटेस्टिनल मेटास्टेसिस करता है और मेटाप्लेजिया सॉरी, और उसके बाद जो है ये एडिनोकार्सिनोमा कॉज करता हाँ ठीक है। जी, जी, कल हम वैसे पाथ भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, पेशेंट किधर चली गई मैं? डेवलपिंग डिस्पेडिया, ठीक है, वेट लॉस है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, तो एसोफेजियल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा एसोफेगस, बैरेट्स एसोफेगस, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया ओनली टू सॉलिड फूड, ठीक है, तो ये आपका एसोफेजियल है। 65 है, स्मोकर है, लेस प्रेजेंट, वेट लॉस है, ठीक है, डिस्फेजिया सॉलिड को, तो डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस होगी, ठीक है ये। अच्छा, वो 40 पैक है, ठीक है, क्लियर चेस्ट है, सर्वाइकल लिम्फ नोड, वेट लॉस, एसोफेगस, ठीक है। तो स्क्वेमस इज लाइक अपर 1/3 और मिडल 1/3, ठीक है, तो इधर वो उसने ऑप्शन मिडल थर्ड दिया होगा। डायग्नोस्टिक है अपना अल्कोहल है, मिड एसोफेगस, तो वो भी आपका स्क्वेमस सेल है, ठीक है। मैस इन द ब्रोंकस ऑफ द क्रॉनिक स्मोकर वाज फाउंड, द प्रोबेबल कॉज इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो ये इसके साथ वो
कार्सिनोमा पूछ रहा है वो इसकी एसोसिएशन है। अच्छा बच्चों, अभी 1 सेकंड मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।